नटरंग प्रतिष्ठान का ये पहला आयोजन है जो उसके संस्थापक और वरिष्ठ रंग आलोचक और रंग प्रेमी श्री नेमीचंद्र जैन के निधन के बाद हो रहा है। उनकी स्मृति को प्रणाम करते हुए हम इसे शुरू करते हैं। आप जानते ही हैं कि हमने एक नटरंग प्रतिष्ठान ने एक सिलसिला शुरू किया था रंग संवाद का, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम अपने समय के प्रमुख रंग कर्मियों से उनकी यात्रा के बारे में, उसकी उपलब्धियों के बारे में, अगर थोड़ी बेबाकी हो तो उनकी विफलताओं के बारे में, उनकी उत्सुकताओं के बारे में, उनकी कठिनाइयों के बारे में जाने, ताकि हमारी रंग कर्म की समझ कुछ गहरी हो और इन व्यक्तियों के काम का एहसास भी हमारा कुछ गहरा हो। हम पहले ऐसे कुछ आयोजन कर चुके हैं और अब ये जो त्रयी आज से शुरू हो रही है, इसमें 3 रंगकर्मी शामिल हो रहे हैं। आज वरिष्ठ रंग निर्देशक राजेंद्र नाथ, कल नाटककार नंदकिशोर आचार्य और परसों रंग अभिनेत्री सलीमा रजा। इसका प्रारूप कुछ यूं होगा कि हम आरंभ में जिस रंगकर्मी पर हमारा ध्यान शाम केंद्रित है, उससे आग्रह करेंगे कि वो एक, इसको हिंदी में कहते नाति दीर्घ वक्तव्य दे। इसका मतलब है कि पूरा भाषण ना दे, लेकिन हो सके तो 20, 25, 30 मिनट में, हालांकि थोड़ी ज्यादती होगी किसी से कहना कि वो अपनी पूरी कला यात्रा के बाद को 30 मिनट में सार तब तो पेश कर दी तो जिंदगी भर कोई घास छील रहा था कि 30 मिनट में हो जाएगा। लेकिन बहरहाल समय और धैर्य इत्यादि की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, और मुख्य बात है संवाद करना, इसलिए बाद में आपको यह अवसर होगा कि आप न सिर्फ उस वक्तव्य पर उनके काम से संबंधित और पक्षों पर प्रश्न पूछ सकें। ये हमारे यहाँ बहुत आम है, तो हम सब सहमत हैं कि दुर्दशा है और हम सब सहमत हैं कि उस पर 2 आंसू बहाने के लिए अगर कोई कहे तो बहा देंगे, और हम इस पर भी सहमत हैं कि हालांकि हम उसके लिए कुछ नहीं करेंगे। तो कम से कम ये लोग जिन्होंने कुछ किया है उन पर उन प्रश्नों का बोझ कृपया न ला दें। उनसे प्रश्न पूछें जो उनके अपने काम के से संबंधित हों। जैसा कि आप जानते हैं, श्री राजेंद्र नाथ दिल्ली के रंगमंच पर पिछले कितने बरस हो गए, जब मैं पहल पढ़ने आया था तब से, तो अब 40 बरस हो गए करीब जब से राजेंद्र नाथ, और सिर्फ निर्देशक के रूप में ही नहीं है, इस शहर को नाटक देखने की आदत डलवाने वालों में से भी वो हैं। उन्होंने एक पूरा एक पूरी मंडली चलाई है। एक ज़माने में श्री राम सेंटर परफॉर्मिंग आर्ट्स के वो निर्देशक थे, और उस जमाने में अब जो बहुत बड़े बड़े राष्ट्रीय नाट्य समारोह होने लगे हैं, बहुत चकाचौंध वाले, उनमें से सबसे पहला उस जमाने में राजेंद्र नाथ ने ही शुरू किया था, जो श्री राम सेंटर में होता था। और मुझे अब भी याद है, एक बार उन्होंने मुझे फ़ोन करके पूछा, मैं तब भोपाल में था, कि इधर तुम्हारे जो नाटक हो रहे हैं उसमें कोई ऐसा नाटक हो तो बताओ जिसको हम इस राष्ट्रीय समारोह में बुला सकें। तो उनमें से एक नाटक जो कावलम नारायण पडिक्कर ने मध्यम व्यायोग तैयार किया था उज्जैन के कालिदास समारोह के लिए, तो मैंने उसका नाम सुझाया। तो थोड़ा अटपटा इसलिए लगा कि संस्कृत में नाटक और वो भी दक्षिण से कोई करे, लेकिन कावलम नारायण पडिक्कर की अपनी रंग यात्रा में उसकी दिल्ली में हुई प्रस्तुति एक मील का पत्थर साबित हुई। उनका अपना जो बड़ा परिवर्तन उनकी कीर्ति में और उनके रंग कार्य की दिशा में आया, वो उस दौरान हुआ। फिर वो थिएटर इंडिया नाम से जो पत्रिका निकलती थी, राष्ट्रीय निकलती है, खुदा जाने निकलती है नहीं,
ये गलती होगी शायद, कोई पत्रिका बंद कहाँ होती है। तो वो पत्रिका जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से अंग्रेजी में निकलती है, उसके संस्थापक संपादक तो राजेंद्र नाथ ही थे, और उनके संपादन में उसके कई स्मरणीय और विचारणीय अंक और संग्रहणीय अंक निकले हैं। स्वयं राजेंद्र नाथ ने, जैसा कि आप जानते हैं, 60 से अधिक नाटक निर्देशित किए, जो एक बहुत बड़ा, और उनका जो रेंज है वो भी बहुत बड़ा है। और एक ज़माने में तो कुछ बड़े नाटककार उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हुआ करते थे। यानी जब उन्होंने खेला, हालांकि उसके पहले वो मराठी में खेला जा चुका था, लेकिन जब उन्होंने घासीराम कोतवाल खेला तो फिर उसको एक भारतव्यापी कीर्ति मिली। उन्होंने गिनी पेग और तेंदुलकर के और बहुत सारे नाटक खेले, इत्यादि इत्यादि। वो उसकी यथा कथा हम लोग बाद में देखेंगे ही। मैं पहले राजेंद्र नाथ का फूलों से स्वागत करने के लिए नटरंग प्रतिष्ठान के न्यासी श्री देवेंद्र भूषण से आग्रह करता हूँ कि गुलदस्ता, जिसको मैं पुष्प गुच्छ कहने की मूर्खता नहीं करूँगा, श्री राजेंद्र नाथ को भेंट करूँ। अब जैसा मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले हम उन्हीं की जुबानी सुने कि वो अपने बारे में और अपने काम के बारे में क्या कहते हैं, और फिर उनसे प्रश्न करने का अवसर होगा। श्री राजेंद्र नाथ, आप यहाँ के बोलें। मित्रों, बहुत से दोस्त हैं सामने बैठे हुए, उनसे बातचीत करने में बहुत अच्छा लगेगा, और इसके लिए जो मौका दिया रंग प्रतिष्ठान ने, नाट्य रंग प्रतिष्ठान ने, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। जब सबसे पहले मुझे निमंत्रण मिला तो मैंने ये सोचा कि मैं क्या बोलूँगा। इतना कुछ लिखा जा चुका है जो बाहर लगा हुआ है, इतना कुछ छप चुका है, इसके अलावा और क्या बोला जा सकता है। तो काफी सोच विचार के बाद ये लगा कि कुछ ऐसा बोलूं जो ना छपा है और ना इसमें है। वो कितना दिलचस्प होगा या कितना रेलेवेंट होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन थोड़ा सा मैं वो बोलना चाहता जरूर हूँ, जो शायद बहुत लोगों को, यहाँ बैठे हुए लोगों को मालूम नहीं है। ये तो इस किताब में लिखा हुआ कि मैं कहाँ पैदा हुआ। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था डलवाल। अभी पिछले दिनों शायद जब अपने अडवाणी जी की पाकिस्तान यात्रा के बारे में कुछ पढ़ा होगा, तो एक मंदिर में भी गए थे, किटास राज जिसका नाम है। ये गांव उस किटास राज के बिल्कुल पास है। यहाँ किटास राज में बैसाखी का मेला लगता था, और हर साल हम बैसाखी के दिन बड़े शौक से वहाँ जाते थे, और वहाँ पर तालाब था उसमें नहाते थे। उस तालाब की खासियत ये, थिएटर के बारे में नहीं बोल रहा मालूम है, लेकिन उस तालाब की खासियत ये है, उसका एक हिस्सा ऐसा है जिसकी तह नहीं है, मतलब कोई तह तक आज तक पहुंचा नहीं है उसमें। हमने भी बहुत छलांगे लगाई उसमें, लेकिन जमीन नीचे की कभी छुई नहीं है। और उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो पांडव घूम रहे थे वनवास में, तो वहां आए तो द्रौपदी को प्यास लगी और पानी नहीं था। तो अर्जुन जो अक्सर करते थे, उन्होंने तीर निकाला और एक जमीन में डाल दिया और एक तालाब बन गया, और ये तालाब उसी के नाम से है, अब भी है। एनीहो, वापस गांव में आते हैं, तो उस गांव में, पंजाब का गांव है, तो थिएटर का कोई मौका नहीं है देखने का या करने का।
सिवाय दो चीज़ों के, एक नक्काल आते थे कभी कभी वहाँ पर, जो पंजाब की एक फोक फॉर्म है, और शादी ब्याहों में आते थे, वो देखते थे हम, लेकिन उसका कोई खास असर मुझ पे नहीं पड़ा। और दूसरा, हर साल रामलीला होती थी। उस रामलीला में पूरी रामलीला ना भी हो, लेकिन राम को लेके कोई एक नाटक खेला जाता था। तो एक नाटक खेला गया, सीता स्वयंवर। ये मराठी वाला सीता स्वयंवर नहीं, किसी और का लिखा हुआ सीता स्वयंवर। उस वक्त मेरी उम्र थी 12 साल। उस नाटक में मैंने पाठ किया एक दरबारी का, जिसमें एक लाइन बोलनी थी सिर्फ, और उसमें बड़े भाई मेरे थे, वो राम बने हुए थे। गालिब का शेर याद आ रहा है, इश्क पे जोर नहीं गालिब, इश्क पे जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब, लगाए न लगे बुझाए न बने, और लगाए न लगे और बुझाए न बने। तो इस कपलेट में अगर इश्क की जगह आप थिएटर डाल दें तो ही भी शेर पूरे का पूरा मुकम्मल मीनिंग दे देता है। ये एक ऐसा वायरस है जो आपको लग जाए किसी भी स्टेज पे, तो उससे छूटना बहुत मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा कि छूट नहीं सकते, लेकिन छूटना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग बिल्कुल छूट नहीं पाते, और मैं शायद उनमें से हूँ। मेरे बड़े भाई जिन्होंने राम का रोल किया था, वो डॉक्टर बन गए, और वो रोग उनसे छूट गया, बिल्कुल वायरस चला गया। ये जरूरी नहीं कि डॉक्टर बनने से ये रोग चला जाता है। हमारे थिएटर में ऐसे भी डॉक्टर हैं जिनकी प्रैक्टिस चली गई, लेकिन थिएटर बना रहा। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे डॉक्टर श्री राम लागू हैं। बहरहाल, उस वक्त मुझे नहीं मालूम हुआ कि इस वायरस ने मुझको काबू में कर लिया है। उसके बाद पार्टीशन हो गया। 2-3 साल तक हम भटकते रहे, कई शहरों में गए। फिर सन 1949 में दिल्ली आ गए। और दिल्ली में एक म्यूनिसिपल स्कूल है मंदिर मार्ग में, MB स्कूल जिसको बोलते हैं, उसमें मैंने 8वीं जमात में दाखिला लिया। तो वहाँ स्कूल में हर महीने एक सैटरडे को, कई स्कूलों में शायद ये अब भी रिवाज है, पढ़ाई नहीं होती थी, उसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए रखा जाता था, जिसमें लड़के पोएम्स बोलते थे, ऐसे सुनाते थे, लतीफ़े सुनाते थे, एक्टिंग करते थे। तो दिल्ली में आकर पहली बार एक्टिंग जो मैंने की, तो वो स्कूल के उस एक शनिचरवार को एक मोनोलॉग किया। वो मोनोलॉग क्या था? पुराने लोगों को शायद कुछ याद होगा, एक फिल्म थी पुकार, सुरा मोदी ने बनाई, और वो सारी थी जहांगीर की इंसाफ के बारे में। जहांगीर का रोल चंद्रमोहन ने किया था, सुरा मोदी थे और नसीम बानो थे। उन दिनों ये भी रिवाज था कि सिनेमा की किताबें मिलती थी, जिनमें उनकी कहानी, उनके कुछ डायलॉग, उसके कुछ गाने, वो बहुत छोटी सी किताब होती थी, एक चवन्नी में मिल जाती थी। तो मैंने खरीदी, और उसमें से मैंने अपने लिए जहांगीर का एक मोनोलॉग लिखा, और उसी मोनोलॉग को फिर किया। एक बार नहीं किया, अच्छा हुआ तो कई बार स्कूल की तरफ से उसको किया गया। तो उस वक्त मुझे शक पड़ा कि ये वायरस जा रहा है शायद अंदर, लेकिन अभी भी उसने पूरी तरह पकड़ा नहीं था। अच्छा, ये फिल्म की जब बात आई, तो ये मैं स्वीकार करूंगा कि सबसे ज्यादा असर एक्टिंग करने के लिए जो हुआ, वो फिल्मों से हुआ। उन दिनों शायद कोई फिल्म ऐसी हो
और घर के आसपास किसी सिनेमा में चल रही हो वो मैंने ना देखी हो, एक बार नहीं 2 बार, और कई बार घर से छुप कर बताते भी नहीं थे कि इतने घंटे कहाँ गायब रहे। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात और हिस्ट्री की बता रहा हूँ आपको। उन दिनों एक ये भी रिवाज था, अब बिल्कुल नहीं है, 10 आने का तो टिकट होता था और रिड्यूस रेट पे लग गया तो 5 आने का होता था, और एक फिल्म आप 2 इंस्टॉलमेंट में देख सकते थे। वो ऐसे आप पहला हिस्सा देख लीजिए और जो आपको गेट पास मिलता है वापसी उसको बोलते थे, उसको बेच दीजिए, और फिर दूसरे दिन आके इंटरवल के बाद आइए और वापसी खरीद लीजिए किसी से और दूसरा हिस्सा देख लीजिए। और ये इस तरह से भी कई फिल्में देखी, सिर्फ इसलिए कि घर से छुप के देखते थे। उन दिनों ये जाहिर है कि जो भी नौजवान लड़का या लड़की इतनी फिल्में देखता है तो उसका असर कुछ तो होगा ही होगा। तो आकांक्षा तो यही थी कि फिल्म में जाए, फिल्म एक्टर बने, और लगता था कि बन भी जाएंगे, जब इतनी प्रतिभा है ऐसा लगता था। अब ये अच्छा, ये अजीब बात है कि जो भी नौजवान फिल्में देखता है और उसके अंदर ये इच्छा उभरती है कि मैं फिल्मों में जाऊं, तो वो सिर्फ हीरो बनना चाहता है और कोई कैरेक्टर नहीं करेगा, छोटा मोटा कैरेक्टर वो नहीं करेगा, विलन भी नहीं बनेगा, सिर्फ हीरो ही बनेगा। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, ये नहीं सोचते कि भाई और भी बहुत ही चीजें हैं जो कर सकते हैं, लेकिन वो हीरो ही बनने के ख्वाब देखता है। मैंने भी वो ख्वाब देखा था जरूर, खैर वो बनना तो खैर दूर रहा, उसके नजदीक भी कभी नहीं गए, लेकिन वो असर बहुत गहरा था एक्टिंग के हिसाब से कि एक्टिंग करनी है। तो ये वायरस थोड़ा और जड़ पकड़ गया। उसके बाद कॉलेज गए, कॉलेज में भी नाटक होते रहे। तो थोड़ा जंप करता हूँ, कॉलेज खत्म हुआ नहीं, एक बार कॉलेज की बात कहना जरूरी है। मैं एमए कर रहा था साइकोलॉजी में कैंप कॉलेज में। कैंप कॉलेज होता था यहाँ पर, पंजाब यूनिवर्सिटी का कॉलेज था, वो इवनिंग में होता था। उसमें फ्रैंक ठाकुर दास पढ़ाते थे, तो उनसे मेरा वास्ता सबसे पहली बार तब पड़ा। मैं उनको अपना पहला गुरु मानता हूँ, जिन्होंने एक दिशा दी मुझको कि नाटक करना है, और नाटक का एक डिसिप्लिन होता है। ये नहीं मालूम था कि नाटक का भी कोई डिसिप्लिन होता है। भाई आगे कुछ लोग इकट्ठे हो गए, स्क्रिप्ट है हमारे पास, अपने अपने पार्ट याद करो, स्टेज पे आ जाओ और बोल दो। लेकिन उन्हों से एक सीख ये मिली, पहली सीख मुझे मिली डिसिप्लिन। वो कैसे मिली, वो भी बड़ा अजीब और बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। हम एक नाटक कर रहे थे जिसका नाम था कमरा नंबर 5। ये भी बहुत मशहूर प्ले है उन दिनों का, इतना मशहूर, इम्तियाज अली ताज का प्ले है, और इतना फास्ट है वो कि कितना खराब कर लो उसको फिर भी अच्छा होता है। तो वो नाटक हम कर रहे थे, तो रिहर्सल हम एक कमरे में करते थे, और जब स्टेज पे गए करने के लिए, मैं डायरेक्टर था उस प्ले का और एक्टर भी कर रहा, एक्ट भी कर रहा था। तो जब स्टेज पे गए, जैसे मान लीजिए कि हम उस कमरे में रिहर्सल कर रहे हैं, वो पीछे वाली दीवार है, और जब यहाँ आए तो हमने उसी तरह से एंट्री एग्जिट कर दी जैसे वहां कर रहे थे। तो उल्टा हो गया, क्योंकि वहां तो राइट उधर है, यहाँ राइट इधर है। तो पहला लेसन उन्होंने मुझे ये दिया, ये क्या कर रहे हो तुम? उन्होंने क्या हुआ? कहते तुम वहां लेफ्ट से आते थे, यहाँ राइट से आ रहे हो, तुम्हारी समझ में नहीं आया वो क्या कह रहे हैं। तो बहरहाल थोड़ी देर के बाद समझ में आया कि जब तक ये नहीं जानोगे कि लेफ्ट राइट का भी कुछ मतलब होता है, तब तक आगे कैसे बढ़ो। अरे वो खत्म हुआ जब, तो पहला एक प्रोफेशनल काइंड ऑफ ब्रेक जो हुआ वो एशियन थिएटर इंस्टीट्यूट हुआ, 1958 की बात है, जिसमें रेखा जी भी थी, हम क्लास फेलो। तो उसमें कोई ऐसा कोर्स नहीं था जिस तरह से आज कोर्स है नेशनल ड्रामा में या कहीं और। 1 साल का कोर्स था, कंपोजिट कोर्स था, जिसमें सभी कुछ था, लेकिन स्ट्रेस ज्यादा था चिल्ड्रन थिएटर पे और पपेट थिएटर।
लेकिन फिर भी एक जो पूरी क्लैरिटी के साथ समझ में आई बात कि भैया अगर तुमको नाटक करना है और नाटक डायरेक्टर बनना है या एक्टर बनना है, जो भी बनना है, एक सख्त डिसिप्लिन की ज़रूरत है और उसकी पर्टिकुलर ग्रामर है, जब तक वो नहीं सीखोगे तब तक नहीं कर पाओगे। तो ये एक पहला स्ट्रॉन्ग लेसन जो मिला वो एशियन थिएटर इंस्टीट्यूट से मिला। एग्जैक्टली वहाँ क्या सीखा क्या नहीं सीखा वो सब भूल गया मैं, लेकिन ये इतना याद है कि पहला प्रोफेशनल बनने के लिए क्या करना है तुमको, ये वहाँ से सीखा। उसके फौरन बाद दो प्रोफेशनल प्लेस में पार्ट किया, एक्ट किया। पहला किया हिंदुस्तानी थिएटर में मोनिका जी के साथ। उन्होंने पहला नाटक किया था शकुंतला, जिसमें मैंने दो छोटे छोटे रोल किए थे, दोनों ऋषियों के और दोनों अपोजिट ऋषियों के, एक दुर्वासा का रोल और एक नहीं कश्यप का, अंत वाला। तो कर्ण वाला तो बहुत मजे वाला भाई। उस नाटक के कुछ शोज होने के बाद मुझे निकाल दिया गया, मुझे नहीं मालूम क्यों निकाल दिया गया, निकाल दिया गया। बाद में पता लगा, उन्हें लगा कि ये लड़का जो है ये दूसरों को मेरे खिलाफ भड़का रहा है। मैंने कुछ नहीं किया था, लेकिन ये कहा गया। खैर हुआ ये कि थोड़ी देर के बाद उनको निकाल दिया गया, हबीब आ गए। तब तक लौट के तो मोनिका जी की छुट्टी कर दी गई, तो हबीब ने नाटक किया। हबीब ने जो नाटक किया वो किया मिट्टी की गाड़ी, जिसमें मैंने एक मेजर रोल किया मैत्रेय का, विदूषक। बाकी ये रोल दो लोग करते थे, एक मैं था और एक बहुत अच्छा एक्टर दिल्ली का जो अब नहीं है, केवल कपूर था। ये इस नाटक में काफी शोज हो गए और काफी देर तक ये नाटक चलता रहा। इस बीच में एक ऐसी डेवलपमेंट हुई जिसकी वजह से मुझे नाटक से बाहर होना पड़ा। मुझे ऑल इंडिया रेडियो में एक नौकरी मिल गई और वो नौकरी के लिए मुझे जम्मू जाना पड़ा। अब एक ये कारण हो सकता था, अगर मैं इस नौकरी में टिक जाता तो नाटक छूट जाता, ये पक्की बात है, क्योंकि वो ट्रांसफरेबल जॉब था, कभी कहीं। और जैसे कि एक उदाहरण के रूप में जो मेरे साथ उसी बैच में थे, उसी पोस्ट पे थे, शिव शंकर शर्मा, जो अंत में रिटायर हुए डायरेक्टर जनरल टीवी के, और वो भी थिएटर के बिल्कुल ऐसे उनको चस्का था जिसका कोई शुमार नहीं कॉलेज तक और कॉलेज के बाद भी, लेकिन टीवी में जाते ही वो खत्म हो गया। टीवी के नाटक बाद में थोड़े करते रहे, लेकिन कहीं पर वो वायरस काम कर रहा था अभी भी। तो 3 महीने के बाद मैंने वो नौकरी छोड़ दी और उसके बाद दिल्ली आ गया। फिर दिल्ली में कोई काम नहीं मिला तो मैंने फिर एक और एमए करने की सोची। तो किरोड़ीवाल कॉलेज में एमए इंग्लिश में मैंने करना शुरू किया और किया। फ्रैंक ठाकुरदास तब तक वहां से वहां आ चुके थे, केम कॉलेज से। उनके साथ मिलके संस्था बनी एक द प्लेयर्स, हिंदी का एक सेक्शन और इंग्लिश का एक सेक्शन। तो हिंदी का फाउंडर प्रेसिडेंट मुझे बनाया गया और इंग्लिश का फाउंडर प्रेसिडेंट पता नहीं कौन था, अमिताभ बच्चन नहीं था। हाँ, अमिताभ बच्चन वहां था इसलिए कह रहा हूं। उन दिनों हम जब एमए में थे तो अमिताभ बच्चन फर्स्ट ईयर बीएससी में था। लेकिन कहते हैं कि उसने नाटक किए वहां पर, लेकिन मैंने उसको नाटक करते हुए वहां नहीं देखा जब तक मैं रहा 2 साल। उसके बाद शायद किया होगा। तो उस प्लेयर्स में फिर हमने बहुत नाटक किए। तब तक ये मानिए कि वायरस ने पूरी तरह जकड़ लिया था। उसके बाद कोई छुटकारा नहीं था। एक मौका और आएगा छुटकारा पाने का, लेकिन वो भी शायद थोड़ी देर के लिए होगा, वो भी आता उसमें भी। तो उन दिनों जब कॉलेज से बाहर निकले तो नौकरी मिली किरोड़ीवाल कॉलेज में 1 साल के लिए, सिर्फ टेम्परेरी। तो उन दिनों हमने एक संस्था बनाई जिसका बहुत विचित्र नाम था, रोमांटिक नाम था, ड्रीम लैंड थिएटर्स।
चंद दोस्तों ने मिलकर बनाई। उसमें हमने मेजर 3 नाटक किए, तीनों विदेशी नाटक थे। पहला नाटक था, फ्रेंच नाटक था, माई 3 एंजल्स, 3 फरिश्ते के नाम से हुआ। ललित सहगल ने उसको अनुवाद किया था। दूसरा नाटक था कागज की दीवार, वो एक हंगेरियन प्ले था, प्ले इन द कासल, मोलनार का था वो। उसका अनुवाद भी ललित सहगल ने किया। तीसरा नाटक था एक से बड़ा एक, अनुई का थीव्स कार्निवल, उसका अनुवाद एक और हमारे मित्र थे उग्रसेन नारंग, उन्होंने किया। तो ये 3 नाटक ड्रीमलैंड थिएटर ने किए। उसके बाद मेरी नौकरी जो है वो क्योंकि टेम्परेरी थी, तो अगले साल एक्सटेंड नहीं हुई। फिर मैंने हाथ पैर मारने शुरू किए कि कहाँ नौकरी करूँ। तो नौकरी मुझे मिली दिल्ली कॉलेज में। दिल्ली कॉलेज में जो नौकरी मिली वो इवनिंग कॉलेज की मिली, तो थिएटर फिर छूट गया। और 3 साल तक मैंने इवनिंग कॉलेज में रह के कोई नाटक नहीं किया, क्योंकि सब लोग इवनिंग में इकट्ठे हो सकते थे, अब मैं इवनिंग में मौजूद नहीं था, तो नाटक एक तरह से बंद हो गया। और यहाँ भी नाटक छूट सकता था अगर फिर वो डंक ना मारता। उसने डंक मारा और 3 साल के बाद मैंने वो नौकरी फिर छोड़ दी और जाके नौकरी राजधानी कॉलेज में कर। हालांकि राजधानी कॉलेज मेरे घर से कुछ 16 किलोमीटर दूर था और ये दिल्ली कॉलेज मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर था। बहुत इनकन्वीनियंट था, लेकिन डे कॉलेज था, इसलिए वहां चला गया और नाटक फिर शुरू हो गया। इस बीच में 1 या 2 नाटक मैंने इंद्रप्रस्था थिएटर, जो आरजी आनंद का था, उसके लिए किए। लेकिन फिर उस वक्त ये लगा कि ये तो कोई दिशा नहीं है, बहुत रिस्ट्रिक्टिव है। जब आप किसी दूसरे के लिए काम कर रहे होते हैं, फ्रीडम नहीं है बिल्कुल, तो बेहतर है कि अपना ग्रुप ही क्यों ना बनाया जाए। तो ये कुछ दोस्त जो कॉलेज में थे और कुछ जो एक्टर मेरे साथ बहुत सालों से काम कर रहे थे, कॉलेज के दिनों से काम कर रहे थे, तो हम सब ने मिलकर बनाया 1967 में अभियान, जो अब तक है। कमाल की बात है की है वैसे। और इसमें कई नाम जो बहुत जाने पहचाने आपके, वो मैं गिन देता हूँ। जो बाकी लोग थे, काफ़ी मेरे दोस्त कॉलेज के कुलीग्स थे उसमें, लेकिन टीपी जैन, श्याम अरोड़ा, कुलभूषण खरबंदा, अशोक सरीन, क्या ये नाम ना सुनो आपने क्योंकि वो बहुत दिन पहले विदेश चले गए थे। सुधा चोपड़ा, ये कॉलेज के ज़माने से नहीं थी, लेकिन इंद्रप्रस्था थिएटर के साथ जुड़ी, तो ये फिर अभियान में भी आ गई। इसका पहला नाटक हुआ ललित सहगल का नाटक, ओरिजिनल नाटक हत्या एक आकार। उससे एक ऐसा सिक्का जमा। हमारे दोस्त थे, बहुत अजीज दोस्त थे, जो हमारे सेट डिजाइनर थे, अशोक भट्टाचार्य। उस नाटक के होने के बाद उन्होंने कहा कि अब तुम बहुत खतरे में हो। मैंने कहा क्या खतरा है? उन्होंने कहा तुम शेर पे सवार हो गए हो, अब उतर नहीं सकते, उतरोगे तो शेर खा जाएगा तुम। तो वाकई ये बहुत मुश्किल हो गई। पहले ही नाटक के साथ अगर आप ऐसा कुछ कर देते हैं जो एक मापदंड बन जाता है, बल्कि नेमी जी से बहुत करीब उस नाटक के बाद ही आया, तब तक आ चुका था। उसके बाद तो कई नाटक हुए जिनकी लिस्ट आपके हाथ में है सारी, और बहुत संस्थाओं के साथ नाटक किए, वो भी लिस्ट आपके पास ही है। सवाल जवाब हुए? थोड़ा आगे चलिए, थोड़ा आगे चलूं? देखता हूँ कुछ है कि नहीं। अच्छा, 2-3 में आपको बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ जो एनकाउंटर हुई है थिएटर के कॉन्टेक्स्ट में, वो छोटे छोटे हैं, लेकिन शायद दिलचस्प लगे आप।
जवाहरलाल नेहरू से हम एक बार मिले, 2 बार उनको थिएटर में, एक बार उनको थिएटर में देखा है, एक बार थिएटर के बाहर मिले। 60s में यूथ फेस्टिवल हुआ करते थे तालकटोरा गार्डन्स में, तो वो एक दिन जरूर आते थे, 10 दिन या 15 दिन का होता था, लेकिन एक दिन जरूर आते थे और जितने लोगों से मिल सकते थे मिलते थे। तो वो बाई चांस हमसे भी मिले, जरूरी नहीं था कि हमसे हमको मिलना जरूरी था, लेकिन ऐसा चांस हुआ कि हमारे आमने सामने आ गए और हमने बोला कि हम दिल्ली से आए हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, दिल्ली का एक नाटक कर रहे हैं। तो कहते हैं क्या ख्याल है, कैसा होगा, समथिंग लाइक दैट। उनका दी इंटेंशंस आर वेरी नोबल। तूने एक सेंटेंस बोला जो अभी तक याद है, नोबल इंटेंशंस लीड्स टू हेल्प। नाटक तो अच्छा हो गया था, हल नहीं हुआ था। मिसेस गांधी से एक बहुत छोटी सी घटना हुई हमारे साथ। आईफिक्स में हम टिकट बेच रहे थे, टिकट शायद शंभू मित्रा के प्ले वाकई इतिहास के बेच रहे थे, जिसको हमने स्पॉन्सर किया था, और अच्छे टिकट बिक रहे थे। ज़ाहिर शंभू मित्रा का नाम था तो टिकट अच्छे बिकेंगे। तो वो कोई एग्जीबिशन देखने आई थी, उनको मैंने नाटक में कभी नहीं देखा, किसी नाटक में। हाँ, ये भूल गया, जवाहरलाल नेहरू को एक नाटक में जो देखा वो तुगलक में देखा था, सॉरी अंदर युग में, जब फिरोज शाह कोटला तब आए थे नाटक देखे। इंदिरा गांधी को कभी किसी नाटक में मैंने नहीं देखा। मुरारजी देसाई को एक नाटक देखने आए, वो हमारा पहला नाटक हत्याकार की, उनको और किसी नाटक में नहीं देखा, पहले या बाद में। वो शायद इसलिए आया कि वो नाटक गांधी पे था, गांधी मर्डर केस पे था। तो कुछ लोगों ने जब बताया कि गांधी मर्डर केस पे है, तो वो फाइनेंस मिनिस्टर थे तब, तो वो आए थे। तो मिसेस गांधी वहां से एग्जीबिशन देख के निकल रही थी, तो मैं टिकट पे बैठा हुआ टिकट बेच रहा था। तो उन्होंने सिर्फ इतना पूछा, कैसा बिक रहा टिकट? मैं कही बहुत अच्छा बिक रहा है, वेरी गुड, और चली गई। मैंने बाद में सोचा अगर मैं अपने नाटक के टिकट बेच रहा होता तो क्या जवाब देता। ये तो अच्छा हुआ कि शंभू मित्रा के नाटक बेच रहा था। तो एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बात, इतना मॉडेस्ट और हम्बल आदमी मैंने नहीं देखा। वाई चौहान, वो पहले होम मिनिस्टर थे हमारे। घासीराम कोतवाल हो रहा था, हमने उनको बुलाया नहीं था, लेकिन वो एक दिन आ गए। उनसे पहले उनकी सिक्योरिटी आ गई और सिक्योरिटी वालों ने कहा कि वो आ रहे हैं नाटक देखने। मैंने कहा अच्छी बात है, ठीक है, आए, जरूर आए। क्योंकि ये हमको मालूम है कि वो नाटक के बहुत शौकीन है और नाटक के उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। शायद आपको मालूम हो या ना मालूम, मैं बता रहा हूँ, बॉम्बे में एंटरटेनमेंट टैक्स को हटाने का जो श्रेय है वो वाई चौहान को। तो हमको ये सब बात मालूम थी। तो वो आए और पता नहीं कब आके चुपके से अंदर जाके बैठ गए। हमने देखा भी नहीं, किसी ने स्वागत नहीं किया, उन्होंने कुछ सोचा भी नहीं। उसी दिन दरवाजा खुला था, नाटक गेट कीपर भी नहीं था, वो आके अंदर बैठ गए। थोड़ी देर बाद सिक्योरिटी वाला मेरे पास आया, साहब उन्होंने पता कि डायरेक्टर है। मैंने क्या हुआ? तो गलत सीट पे बैठ गए, ये सीट उनके लिए नहीं है, ये तो सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं है। तो हम तो उनको कह नहीं सकते कुछ, आप उनको भेजे जाके इस सीट से उठ के उस सीट पे बैठ। तो ये काम मैंने किया, इतना ही किया। तो मैं उनको कहा कि आपकी सिक्योरिटी का ये कहना है, ये सीट आपके लिए नहीं है, ये सीट आपके लिए है। तो चुपके चुपके वहां बैठ के पूरा नाटक देखा और बाद में मिले। ये और बोलूं? अच्छा, कुछ मैं बता रहा हूं, एनकाउंटर्स हुए प्ले राइट्स के साथ, कुछ डिफरेंसेस हुए, कुछ अच्छी बातें भी हुई। पहला एनकाउंटर पहले प्ले राइट के साथ, पहले प्ले के साथ ही हुआ, ललित सहगल के साथ। नाटक अच्छा होने के बावजूद, नाटक देखने तो आए लेकिन कोई बात नहीं की उन्होंने। पता नहीं क्या बात है, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं किया है।
इस नाटक में, तो कुछ चेंज भी नहीं किया जैसे कि वैसा किया है, एक्सेप्ट अंत में एक क्राइस्ट का वो लगा दिया था, क्रॉस। तो वो उन्होंने बोलना बंद कर दिया मुझसे। मैं बिल्कुल हैरान, उन्हें क्या हुआ। एक एक्टर से वो बोलते थे, तो मैंने उसको भेजा, मैंने कहा पूछ भाई इनको क्या परेशानी है। तो पता लगा बाद में कि क्योंकि उनको हमने फॉर्मली रिहर्सल्स में बुलाया नहीं, इसलिए वो नाराज है। तो मैंने कहा भाई आगे जब नाटक होते थे तो अपने आप आते थे, अपने आप जाते थे, इस बार फॉर्मली बुलाने की क्या जरूरत थी। उनको मालूम थी कि रिहर्सल हो रही है, जहाँ हो रही है वहाँ हो रही है, लेकिन उन्होंने बाद में भी काफ़ी परेशान किया। परेशान इस सेंस में किया कि अच्छा यही नाटक है जिसमें मेरी श्यामानंद जलान से पहली मुलाकात है। वो कलकत्ता से आए थे और सुन के आए थे ये नाटक हो रहा है और क्या है, और वो नाटक देखने आए। नाटक के बाद मिले पहली बार और कहा ये नाटक मुझे कलकत्ता ले जाना। तो मैं तो गदगद हो गया कि पहला नाटक है और कह रहे हैं कलकत्ता ले जाना है, तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कौन से नाटक आते थे बाहर, तो मैंने कहा ठीक है। जब ललित सहगल को ये पता चला कि हम कलकत्ते जा रहे हैं तो उनको चिट्ठी लिख दी, आप ये नाटक अब नहीं कर सकते। हमारे और परेशानी हुई। मैंने कहा नाटक तो हम करेंगे, अब देखते हैं कैसे करना है, हम कमिट कर चुके हैं कि हम आ रहे हैं। तो फिर उसी लड़के को मैंने भेजा, भाई आप उनको कहिए कि आपके हित में है, हमारे हित में तो है ही, आपके हित में भी है, आप आइए और ये नाटक हमको ले जाने दीजिए वहाँ। 12 वो बाद में मान गए। दूसरा एनकाउंटर जो हुआ वो काफी सीरियस एनकाउंटर था, जिससे रिश्ता कोई खराब हुआ। वो गिनी पिग के साथ, गिनी पिग के लेखक मोहित चट्टोपाध्याय। तो हिंदी में जब नाटक हमने किया, अच्छा इस नाटक का नाम ओरिजिनली गिनी पिग ही है, हालांकि बंगला में ये नाटक जो है वो एक दूसरे नाम से हुआ है। क्या वो नाम? राजरक्त के नाम से हुआ है, लेकिन जो छपा है नाटक वो गिनी पिग के नाम से छपा। तो हमने गिनी पिग के नाम से इस नाटक को किया। ये 18 दिनों में तैयार हुआ नाटक। इसमें जो कुलभूषण खरबंदा का आखिरी नाटक है हमारे साथ, इसका अर्थ मैंने बदल दिया था, बिल्कुल बदल दिया था। और मैं बताता नहीं क्या वो लंबा है वो, लेकिन बदल दिया था। तो इस पे आपत्ति हुई सुन के मोहित चट्टोपाध्याय को वहां पर, उन्होंने हमको पत्र लिखा कि आपने अंत क्यों बदला, क्या कारण है। मैंने कहा जो शो हो चुके हैं वो तो हो चुके हैं, लेकिन आगे जब शो करेंगे तो आपसे जब बातचीत करेंगे तब। तो फिर कलकत्ते जब जाने का मौका मिला और उससे बातचीत की, तो वो इस बात पे अड़े रहे कि नहीं जो लिखा है वो करना है, मैं इस बात पे अड़ा रहा कि नहीं जो मैंने किया वो करना है। लेकिन काफी देर के बाद एक समझौता हुआ, ना वो करो ना ये करो, 31 अंक निकाला गया और फिर वो नाटक 31वें अंक से बहुत शोज उसके होते रहे। उसके साथ ये भी हुआ, उस नाटक के साथ वो एफएक्स में हुआ था, बहुत कम ऑडियंस आती थी, नाटक ही ऐसा था। तो उसमें एक एनोनिमस चिट्ठी आई मुझको, दिल्ली के पते पे आई और मुझको फॉरवर्ड की गई कलकत्ते, मैं कलकत्ते में था। उसमें ये इल्जाम लगाया गया कि मैं CIA का एजेंट हूं। उसका कारण क्या है कि इतना पैसा कहां से आया, ऑडियंस आई नहीं, अब नाटक के आपने 6-7 शोज कर दिए हैं तो इसमें तो काफी पैसा लगा होगा, तो ये पैसा कहां से आया। ये पैसा CIA का है, और जो उसमें कुतिया है, बिच जो कुतिया है वो इंदिरा गांधी। ये चिट्ठी में लिखा, आज तक नहीं पता लगा पाया कि वो चिट्ठी किसने लिखी थी। CIA में किसी ने भी लिखी हो, हालांकि थोड़ा सा मेरे मन में है कि किसने लिखी होगी, लेकिन मैं उसको कहता नहीं क्योंकि मुझे यकीन नहीं है। तो लेकिन फॉर्चुनेटली हुआ ये, उसके पास कुछ नहीं हुआ,
सीआई ने या सीआईडी ने या यहाँ की पुलिस ने आके मुझसे नहीं पूछा कि ये नाटक आपने कैसे किया, पैसे कहाँ से आए, ये क्यों आए। इसके साथ एक और बड़ी अच्छी बात जुड़ी हुई है, मतलब याद जुड़ी हुई है। एक ऐसा ही है, सिर्फ एक नाटक है, अलकाजी साहब ने मेरे बहुत नाटक नहीं देखे, ये देखा, और सिर्फ इसी नाटक में वो पीछे आके बैक स्टेज पे आए, शो के बाद सबसे मिले और सबसे किया, बहुत अच्छा हुआ, ये हुआ जो ब्ला जो भी कहना था कहा। लेकिन और किसी नाटक में वो नहीं आए, बल्कि इसके क्यों हुआ ये आप अंदाजा लगाइए, घासीराम में वो आधे के बाद चले गए थे। ये सेंसिबिलिटी की बात है। तो ये तो हुआ गिनी पिग का किस्सा। एक छोटा सा किस्सा जात के साथ, जाति पंछी ऐसे आते हैं। पंछी ऐसे आते हैं, मेरा पहला प्ले था तेंदुलकर, पहला प्ले तेंदुलकर का मैंने किया, पंछी ऐसे आते हैं। उस प्ले का अंत मैंने बदला नहीं, लेकिन प्ले थोड़ी देर पहले अंत कर दिया। मुझे लगा कि वो बाकी जो है वो मराठी ऑडियंस के लिए ठीक है, मशी बहुत, लेकिन यहाँ तक दिल्ली की ऑडियंस के लिए यहाँ तक काफ़ी है। ज़रूरी नहीं दिखाना कि अंत में वही लड़की जो है वो शादी हो जाती है, उसका बच्चा होता है, और वो बच्चे का नाम वही रखती है जो अरुण सरनायक का नाम था। तो इसलिए मैंने कहा इसकी ज़रूरत नहीं, हमको हम थोड़ा पहले अंत कर देते हैं। तेंदुलकर जिस दिन आए, शो के बाद आए, लास्ट शो जब हुआ उसके बाद आए, और उनको मैंने बताया ये किया है, तो उस वक्त तो चुप रहे, सिर्फ सेट देखा, अच्छा ये बना, अच्छा ये, कुछ नहीं कहा। तो वो दूसरा नाटक घासीराम कोतवाल मैंने करने की सोची, तो उन्होंने पत्र लिखा कि इस शर्त पे तुम नाटक कर सकते हो, इसमें कुछ तुम बदलो। मैंने कहा ठीक है। मन में ये भी सोचा अगर बदलना होगा तो फिर बात कर लेंगे, अभी किसी की ना कहने की क्या जरूरत है, अभी से कह देते हाँ नहीं बदले। लेकिन फॉर्चुनेटली ये हुआ कि उसमें बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा नाटक है उसको बदलने के लिए कुछ काटा भी जरूर की, छोटे छोटे लगाई, लेकिन उसमें खास बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। घासीराम कोतवाल एक दिल्ली के थिएटर में एक बिल्कुल माइलस्टोन है, कई कारणों से। ये पहला नाटक है और पहला म्यूजिकल है जो 6 महीने के अंदर अंदर एक बड़े ऑडिटोरियम में 26 शोज हुए इसके, और पहले 3 शोज छोड़ के हर शो हाउसफुल रहा। ये पहला नाटक है जिसमें हमको कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि थोड़ा प्रॉफिट हुआ। ये पहला नाटक है जिसके टिकट 4 शोज के बाद ब्लैक में बिके। बाहर एक पान वाला बैठता था फिक्स, और वो पान वाला, उसको अंदाजा हो गया कि क्या हो रहा है 4 दिन के बाद। तो 4 दिन के बाद उसने 20-20, 25-25 टिकट खरीद लिए, और वो 20-20, 25 टिकट वो ब्लैक में बेचता था। पर घासीराम कोतवाल उन्होंने देखा तेंदुलकर साहब ने, और एक बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया जो सदा याद रखता है और अच्छा लगता है उसको बताने में भी। जब वो नाटक में जा रहे थे, अंदर दाखिल हो रहे थे, तो बोले देखते हैं क्या किया है तुमने। और जब नाटक से बाहर निकले, उस वक्त खाना वाना भी था उसी वक्त वहाँ पर, तो मुझको अलग लेके जाके बोले, ये कहा कि मैं नाटक देखने गया था तो ये सोचा था कि मैं सारा वक्त अगले नाटक के बारे में सोचूंगा क्या करना है मुझे, लेकिन मैं वो नहीं सोच पाया। मैंने नाटक देखा तो मुझे अच्छा लगा किस तरीके से एक आदमी आपको इनकरेज करता है, कहता है कि अच्छा किया। लेकिन उस नाटक के बाद से तेंदुलकर के साथ एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग हुई कि जो भी वो नाटक लिखेंगे सबसे पहले मैं उसे पढ़ूंगा हिंदी में, और मैं उसको करना चाहूंगा तो करूंगा, और नहीं करना चाहूंगा तो नहीं करूंगा। ये दोनों तरफ की अंडरस्टैंडिंग थी। और हुआ भी ये कि कितने ही नाटक आए, आमतौर पे अच्छे ही लिखे हैं उन्होंने सारे, तो वो मैं करता गया। 1-2 मुझे खराब लगे तो मैं नहीं किए, लेकिन उन्होंने कभी इस बात का
गिला नहीं किया कि तुमने ये नाटक क्यों नहीं किया। और मेरा ख्याल है हिंदुस्तान में शायद मैं ही कैसा डायरेक्टर हूँ जिसने सबसे ज्यादा नाटक, तेंदुलकर के सबसे ज्यादा नाटक किए हिंदी में, और हिंदी से फिर वो कई जगह और जरूर गए होंगे। हिंदी ने एक ये बहुत बड़ा रोल अदा किया है कि जब नाटक हिंदी में ट्रांसलेट हो जाता था तो दूसरी भाषाओं में उसको ट्रांसलेट करना बहुत आसान होता था। जैसे बंगला से अगर मराठी करना है तो थोड़ा मुश्किल है, ये नहीं कह रहा कि नामुमकिन है, लेकिन मुश्किल काम है। तो इसीलिए वो जब हिंदी में हो जाता था, जैसे हिंदी का हमारा नाटक देवाशीष का ताम्रपत्र हिंदी में जो सांत्वना ने किया, फौरन वो कन्नड़ में ट्रांसलेट हो गया और फौरन बॉम्बे में मराठी में ट्रांसलेट हो गया हिंदी से। हालांकि उन्होंने हमको बताया नहीं कहाँ से किया, लेकिन हो गया वो नाटक हो गया, तो स्टेज भी हो गया। इस तरह से कितने ही नाटक है। तो हिंदी ने यही जो रोल अदा किया है, ये बहुत बड़ा रोल अदा किया है। इसको आप कह सकते हैं अंग्रेजी की टर्म में क्लियरिंग हाउस। इट सर्व्ड एज ए क्लियरिंग हाउस फॉर मेनी प्लेस फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज। एक अच्छा सांसना के नीचे कुछ चलिए मैं एक शेर और सुना के खत्म कर देता हूं। इश्क से तबीयत ने जीस्त का मजा पाया। जीस्त का मतलब जिंदगी है, मुश्किल शब्द है इसलिए अर्थ में बता रहा हूं। इश्क से तबीयत ने जीस्त का मजा पाया, दर्द की दवा पाई, दर्द बेदवा पाया। Rajendra Nath in the college, Rajdhani College, and I have been his actor and I am a member of Vijan. दो चीज में मुझे कोई क्वेश्चन नहीं करना है राजेंद्र से जो क्वेश्चन है मैं घर में कर लेता हूँ। दो चीज बताना है लोगों को, एक बहुत मामूली सा चीज है तुलना में, एक दूसरा मुझे लगा है राजेंद्र जिस तरीके से बोले हैं एक गलत इंप्रेशन राजेंद्र के डायरेक्टर्स लाइफ के ऊपर होगा। जो मामूली चीज है कंपैरेटिवली is I heard personally Vijay Tendulkar saying it in a Delhi University refreshers course that of all the nanas he has seen in Ghaziram Kotwal, including the Marathi production, Jabal Patel's production, he has not seen any complete nana excepting Om Puri in the 25th show of Vijan here. That's one thing, that's a minor thing. The major thing is बार बार राजेंद्र ये बात कर रहे थे कि वो लास्ट का चेंज का इसके ऊपर कुछ टेंशन होने का। मैं अभियान के तरफ से कलकत्ता में बादल सरकार के एक इंटरव्यू लिए थे, मेरे ऊपर आदेश था अभियान का कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं ये थोड़ा बताए। तो उन्होंने इस बात की बहुत लंबी जिक्र नहीं की और चीज़ें डिस्कस करते रहे, लेकिन एक चीज़ बताए थे कि राजेंद्र का वो जो प्ले उनका प्ले कर रहे हैं बाकी इतिहास, तो उसमें वो खुश थे और शंभू मित्र से नाखुश थे इस कारण कि शंभू मित्र ने पूरा प्ले बदल दिया और राजेंद्र नाट्यकार को सम्मान देता है और इसलिए वो बहुत खुश थे। So therefore it is not that Rajendra keeps on changing the play's content all the time. ये सवाल नहीं है, लेकिन ओम पुरी ने रोल जो किया ये बताना भी बहुत जरूरी है कि वो रोल उसने 5 या 6 दिनों में तैयार किया। 4 दिनों में तैयार किया। अच्छा, उसकी बहुत लंबी कहानी, वो अगर सुनाऊंगा तो और दास्तान कहते कहते नींद आ जाएगी। थोड़ी सी यही है कि जो रोल नाना का कर रहे थे शंकर सुहेल, वो बहुत नाराज हो गए इस बात से कि उनको साहित्य कला परिषद से फर्स्ट प्राइज नहीं मिला। और फर्स्ट प्राइज मिला था विनोद नागपाल को जो उसी नाटक में थे। तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, बाकायदा नारे लगाए थे आके जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, और साथ में ये किया था कि खुद तो गए ही हम नहीं करेंगे ये नाटक। बीवी उनकी पाठ कर रही थी उषा, उसको भी ले गए। अच्छा, यहाँ तक नहीं, जो मेजर परकशनिस्ट था वरुणा, वो उनके सबॉर्डिनेट थे आंगननामा डिवीजन में, उसको भी देंगे। हमारे पास एक हफ्ता रफली था, 4 दिन। तो ये सब कुछ
सब चीजें तैयार करनी थी। नाना तैयार करना था, गुलाबी तैयार करनी थी और एक परकशने तैयार करना था। तो ये तीनों चीजें अलग अलग जगह पे साइमल्टेनियसली होती है। बाद में जोड़ा गया ओमपुरी के साथ रिहर्सल करता था मैं। यहाँ पर ये ओमपुरी रहता था, पंजाब के एक क्वार्टर्स है यहाँ पर, किसी एक कमरे में रहता था, वहाँ उससे रिहर्सल करता था। गुलाबी जो थी, एक और लड़की जो रंजना गौहर, वो पहले से पाठ कर रही थी उसमें। तो उसने पता नहीं कैसे कहती है मैंने सारा सीख लिया, विंग में खड़े होके मैंने सारा नाच सीख लिया, मैं करूँगी, आप चिंता मत की। तो वो आ गई। परकशनिस्ट के लिए सबसे मुश्किल हुई, और वो मुश्किल इसलिए हुई कि वो उतना अच्छा बजाने वाला नहीं मिल रहा था। बहरहाल बजाज, मैं और सांतना सब ढूंढ ढूंढ के थक गए। तो अल्टीमेटली एक श्री कृष्ण नाम का कोई था, बाल भवन में था, बहुत खराब था, ऐसा मारता था उसको जैसे उसको पीट रहा हो तबले को। बहरहाल काम चल गया, और क्योंकि अपने हथंगड़ी जो रिहर्सल में हमेशा मौजूद रहे थे वो साथ थे, तो सारा नाटक हो गया। और ये तेंदुलकर कमेंट जो है ओमपुरी के बारे में, ये इस कॉन्टेक्स्ट में देखिए कि वो किस तरह से नाटक वो हुआ उन 5 दिनों। दूसरी बात जो बादल सरकार की है, वो ठीक है, बहुत हद तक ठीक है। मैं वहाँ पर लिखा भी है आपके किसी पेपर में सामने, टेक्स्ट का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। बदलता तभी हूँ जब लगता है कि थोड़ा बदलने से शायद अच्छा हो जाएगा। ये नहीं सोचता कि मैं इसको अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन लगता है कि अगर नाटक अच्छा हो जाता है तो उसको थोड़ा बदलने में क्या है। लेकिन आमतौर पे बदलता नहीं हूँ, काटता बहुत काटता हूँ, क्योंकि हमारे ज्यादा से ज्यादा प्लेराइट्स जो है मराठी के पर्टिकुलर, वो इतना ओवर एक्टिंग करते हैं तेंदुलकर समेत, कि उसको काटना बहुत जरूरी हो जाता है। एडिटिंग मतलब ऐसे कुछ बदलना नहीं है। लेकिन बादल सरकार का एक नाटक है जिसमें आप एक शब्द नहीं हटा सकते, आप करके देख लीजिए पगला घोड़ा, आप बिल्कुल उसमें से कुछ हटा ही नहीं सकते। वो इस तरह से लिखा गया है कि अगर कुछ भी हटाएंगे सारा बदल जाएगा। अच्छा, अब शंभू मित्रा की जो बात की उन्होंने, वो भी एक किस्सा है। बाकी इतिहास जिन लोगों को याद है नाटक, उसमें 2 कैरेक्टर हैं, एक है शरद और एक है सीतानाथ। सीतानाथ वो जो अंत में सुसाइड करता है। ये नाटक नेमी जी ने हमारे लिए ट्रांसलेट किया था, बाकी इतिहास, ये दूसरा नाटक था अभियान का। तो बाकी इतिहास में देख चुका था शंभू मित्रा का, जब हमने उनको स्पॉन्सर किया। शायद जब बाद में देखा मुझे याद नहीं, लेकिन मालूम था उन्होंने क्या किया है। तो एक बार जब आए तो हम लोग बैठे रहे एम्बेसी होटल में, नेमी जी, मैं और शंभू। 1 घंटा तक मैं कोशिश करता रहा उनको कन्विंस कराने की कि जो आपने किया वो ठीक नहीं किया। क्योंकि उन्होंने किया ये था, एक ही एक्टर दोनों रोल करता था। शरद और सीतानाथ तरो एक कुमार राय करते थे। तो मैंने कहा ये कैसे संभव है? अंत में उनका कन्फ्रंटेशन है, अंत में कन्फ्रंटेशन है दोनों, तो कन्फ्रंटेशन कैसे होगा? तो उन्होंने पता नहीं क्या डिवाइस निकली, एक शैडो निकाला, रिकॉर्डिंग की, तो वो कन्फ्रंटेशन करा दी। मैंने कहा ये तो ठीक नहीं है। कहते नहीं बिल्कुल ठीक है। तो मतलब अंत तक वो अपनी बात पे अड़े रहे, मैं अपनी बात पे अड़ा रहा। किया मैंने वो जो एक्चुअली प्ले में लिखा है। लेकिन इसका जो ये बनता है, जब उन्होंने पगला घोड़ा किया समुदाय ने, तो उसमें एक लड़की 4 रोल करती है, ये लिखा हुआ है, वो जरूरी है, थीमेटिकली बहुत एसेंशियल है। उन्होंने 4 लड़कियां रख दी। तो मैंने कहा शंभूदा, ये तो आपने कंपनसेट कर दिया, वहाँ 2 का 1 किया था, यहाँ 1 के 4 कर दिया। चलिए आगे चलते हैं। कोई नहीं बतलाया, मतलब कोई एनकाउंटर। तो वो एनकाउंटर पहले बताता हूँ। मैं 4 साल हिंदुस्तान टाइम्स का क्रिटिक रहा हूँ, 67 से लेकर 71 का, और काफी सख्त किस्म का क्रिटिक रहा हूँ। बहुत कम चीजें मुझे अच्छी लगती थी, इसलिए बहुत से लोग नाराज थे, बड़े बड़े लोग नाराज थे।
छोटे लोग नाराज हो तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जब बड़े बड़े लोग नाराज होते हैं और बड़े बड़े मसल एंड तो मुश्किल हो जाती है। तो वो जाके मिले वर्गीज से, वर्गीज उसको डायरेक्टर एडिटर थे, बीजी वर्गीज हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर थे, उनसे मिले जाके और ये कहा कि एडिटर को आप निकाल दीजिए, ये बायस। और बायस उनका आर्गुमेंट ये था क्योंकि एक ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है तो इसलिए ये क्वालिफाई, और बायस उनका आर्गुमेंट ये था क्योंकि एक ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है तो इसलिए ये क्वालिफाई नहीं करता क्रिकेटर बनने के लिए। तो हमने उनको कई एग्जांपल दी किस तरह के ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसलिए ये क्वालिफाई नहीं करता क्रिकेटर बनने के लिए। तो हमने उनको कई एग्जांपल दी किस तरह के प्रैक्टिशनर भी हो सकते हैं और क्रिकेटर भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं। तो उन्होंने सारी बात करी, जो इस पेज को देख रहे थे और वो उनके डिप्टी थे मिस्टर जगन्नाथ, जो इस पेज को देख रहे थे और वो उनके डिप्टी थे मिस्टर जगन्नाथ, जगन्नाथ। तो उनको जब रेफर किया उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने ही रखा था मुझको, तो उन्होंने जब मुझे बुलाया तो उन्होंने मुझसे पूछा तुम क्या चाहती हो। मैंने कहा इस तरह से निकलना तो ठीक नहीं है, कोई और तरीका होगा तो निकल जाएगी, लेकिन ऐसे अगर आप निकाल देंगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी बीजी वर्गीज को, about my competence, about my impartiality, etc., etc. There is absolutely no, and he should continue. So वर्गीज साहब ने कहा और कंटिन्यू। 4 महीने में फिर कुछ ऐसे रिव्यूज आ गए जो तकलीफ दे थे बड़े बड़े लोगों के लिए। बड़े बड़े लोग आप समझते हैं कौन थे उन दिनों? हाँ ठीक है। तो उन्होंने फिर एक चिट्ठी लिखी और फिर उनसे मिले जाके, डेलीगेशन में जाके 5-6 लोग जाके मिले, और जब मिले वो तो वर्गीज ने जगन्नाथन को कहा कि ये खामखा बढ़ रहा है, आप कोई ऐसा तरीका ढूंढिए कि ये ना लिखे। अब तरीका ऐसा ड्रास्टिक ढूंढा गया कि उसका जवाब नहीं था। तो एक पॉलिसी बनाई गई, जितने भी क्रिटिक्स हैं सब बदल दिए थे। तो जितने भी क्रिटिक, ड्रामा क्रिटिक, म्यूजिक क्रिटिक, फिल्म क्रिटिक, जितने भी क्रिटिक्स काम कर रहे हैं, ये पॉलिसी हो गई है हिंदुस्तान टाइम्स की, अब बदल दिए, सारे बदल दिए। मतलब मैं सबको ले डूबा इस तरह से। तो ये भी एक मीडिया के साथ है। अगर दूसरी तरफ चाह रहे हैं कि मीडिया के साथ क्या हुआ, एक महिला क्रिटिक है, बड़ी मशहूर क्रिटिक है, काफी देर तक हमारे साथ काम भी करती रही। अभियान के एक नाटक, 2 नाटकों में उसने काम किया। एक मेरे डायरेक्शन में किया हुआ नाटक जो मैं जब यहाँ नहीं था, लेकिन उस नाटक में उसने काम किया। मेरी डायरेक्शन में काम नहीं किया, लेकिन उस नाटक में काम किया, क्योंकि मैं जर्मनी में था और नाटक को जयपुर में एक शो करना। फिर उसने एक और नाटक भी किया, वो शायद टीपी जैन या श्याम अरोड़ा ने डायरेक्ट किया था। तो काफी बरसों से दोस्ती रही, ये हुआ, सब कुछ हुआ। एक स्टेज आई जब उन्होंने अपना नाम बदल के और अपने एक आदमी की तारीफ कर दी एट द कॉस्ट ऑफ द प्ले। मतलब तारीफ प्ले करना कर सकती थी वो, लेकिन प्ले को नहीं छेड़ा उन्होंने, प्ले की बुराई की बल्कि, लेकिन एक एक्टर की जो उनके बहुत निकट था उसकी सिर्फ तारीफ कर दी। वो था आखिरी, जिसे कहते हैं कि लास्ट स्ट्रॉ, थैंक यू, लास्ट स्ट्रॉ, जिसके बाद हमने उस क्रिटिक को अपने नाटक में नहीं बुलाया। और ये नहीं कहा कि आप आइए बात आना, आइए टिकट लीजिए, नाटक देखिए, रिव्यू लिखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आपको। लेकिन फिर पेपर वालों ने उनको कह दिया कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते कि हम अगर हमारे टिकट को, हमारे क्रिटिक को बुलाया नहीं जाएगा, वो रिव्यू करे। वो करना चाहती थी, टिकट दे के करना चाहती थी,
लेकिन वो पेपर वालों ने उनको मना कर दिया, नहीं आप नहीं लिख सकते। तो ये हुआ। तो ये भी एक एनकाउंटर था मीडिया से, और आज तक हमने उनको नहीं बुलाया और ना वो आई हैं और ना उन्होंने हमारे नाटक के बारे में कभी लिखा है, और ये बड़ी सुखद बात है। नरेंद्रनाथ जी, जी ये जानना चाह रही थी कि ये जो इतने वर्षों की यात्रा है, पहले तो अभिनेता से निर्देशक और फिर बतौर निर्देशक, इसमें एक तो ये बड़ा दर्द हुआ होगा जब आपने तय किया होगा कि अब मैं अभिनय नहीं करूँगा, सिर्फ निर्देशन करूँगा, उसके बारे में कुछ आपके अनुभव। और दूसरा ये कि ये जो 40 साल की जो यात्रा है, इसमें कोई दृष्टि बदली निर्देशन के प्रति, मतलब करने का तरीका, उसकी समझ, उसका मेथोडोलॉजी? कि जो एक्टर मिले कीर्ति जैन वगैरह, तो डेफिनेटली दे आर मच बेटर एक्टर देन मी। सो हालांकि उसके बाद ये नहीं कि एक्टिंग नहीं की, एक्टिंग की मजबूरी में की, जैसे कोई नहीं आया तो कर ली, प्रॉक्सी कर दी, इस तरह की एक्टिंग करता रहा, लेकिन फिर एक्टिंग करने की इच्छा नहीं हुई, क्योंकि जब अच्छे एक्टर हैं हमारे पास। और फिर मेरा एक सिद्धांत भी है कि ये दोनों काम एक आदमी को नहीं करने चाहिए, एक्टिंग और निर्देशन नहीं। हालांकि बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं जो दोनों काम करते रहे हैं, शंभू इज वन ऑफ एग्जाम्पल, लेकिन आम तौर पे ये मेरा मानना है और सिद्धांत है, मैं मानता हूँ कि ये लाभदायक है कि एक दोनों में से एक काम करो, और वो काम करो जो तुम बेहतर कर सकते हो, और मैं शायद ये काम बेहतर कर सकता हूँ उससे। इसलिए ये जहाँ तक जीवन दृष्टि और ये सब सवाल है, ये बहुत कॉन्शियस लेवल पे कुछ नहीं हुआ है। हुआ जरूर होगा, ये कैसे हो सकता कि नहीं हुआ हो। जैसे हम एक बात बताओ, जैसे कैसे दृष्टि बदली, छोटी सी बात है। शुरू में क्योंकि एशियन थिएटर इंस्टीट्यूट से निकले थे, किताबें भी पढ़ ली थी, और ये भी था कि भाई डायरेक्टर जब रिहर्सल में जाता है तो पूरी तैयारी करके जाता है, और वो घर से ब्लॉकिंग करके ले जाता है। तो पहले 1-2 नाटकों में नहीं किया, घर से ब्लॉकिंग करके ले गया, उसी तरह से उस एक्टरों को कहा कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो कुछ नाटकों के बाद कहा ये तो बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो रहा है सारा, इसलिए एक्टर को क्या फ्रीडम मिल रही है करने की, तो छोड़ दिया कुछ नाटकों के बाद। फिर कोई घर ब्लॉकिंग नहीं होती थी, बल्कि ब्लॉकिंग स्टेज पे भी ऐसे नहीं होती थी, तुम यहाँ से ये करो, ये करो, नहीं। अब ये हालत थी इन दिनों, हालत है बल्कि कि एक सीन है, हम एक्टर को कहते हैं आप इसको कीजिए, 1 बार कीजिए, 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए। तो 3-4 बार कर चुके, तो फिर मेरे मन में एक नक्शा आता है कि ये इसका ब्लॉकिंग क्या हो सकता है, फिर उसी को बदलते हुए उसकी ब्लॉकिंग हो जाती है। तो एक माइनर चेंज मानिए, मेजर चेंज मानिए, एक दृष्टि इसके साथ भी जुड़ी हुई है कि एक्टर को जो फ्रीडम है शुरू में बहुत कम थी, अब बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम फ्रीडम एक्टर को है। हालांकि मैंने कभी भी किसी भी स्टेज पे एक्टर को ये करके नहीं दिखा कि ऐसे करना है, कम से कम डायलॉग मूवमेंट के बारे में फिर भी कभी कभी बताना पड़ता है कि यहां से ऐसे आ सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, लेकिन डायलॉग डिलीवरी के बारे में कभी मैंने किसी एक्टर को नहीं बताया कि तुमको ऐसे बोलना है। जैसे वो बोलता है बोलेगा, उसको जैसे सुधारना है सुधारना। ये भी है। और बाकी तो बहुत चीजें जरूर आई होंगी, बहुत चीजें आई होंगी, क्योंकि वो बहुत कॉन्शियस लेवल पे नहीं है, किसी और लेवल पे जरूर है। रंजीत साहब बोल रहा हूँ सर। ऐसा है कि हम आजकल बहुत सी कहानियों के नाट्यांतर देख रहे हैं, और कथा कोलाज जैसी भी चीज़ें जो है उसको प्रयोग के रूप में हम रंगमंच पर देख रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो इसमें जो स्क्रीन प्ले बनाने वालों को या निर्देशक की तरफ से दिए गए जो सुझाव हैं या निर्देश हैं, उसमें तालमेल बिठाते हुए आप कितनी छूट लेना चाहेंगे या किसी निर्देशक को छूट देना चाहेंगे? मैं कहानीकार हूं तो जी हाँ, कहानीकार को कितनी छूट देनी चाहिए निर्देशक को? नहीं, पटकथा लेखक को
और जब उसकी पटकथा नहीं बनेगी, नहीं नहीं, नाटक में कोई पटकथा होती नहीं है। पटकथा से आपको कुछ होता है, दूसरा मतलब है। नहीं, जब आप संवाद उसके लिखेंगे या जब उसके दृश्यांतर बनेंगे या हाँ, जब उसके दृश्य बंद बनेंगे, उसका जब एडेप्टेशन करेंगे जी नाटक के रूप में, तो आप कितनी उसमें से छूट लेना चाहेंगे या देना चाहेंगे? देखिए कहानियों के जो मंचन हो रहे हैं पिछले कई सालों से हो रहे हैं, अभी से तो नहीं, बरसों हो गए होते हुए तो। और इसमें 3 तरीके से कहानियों का रंगमंचन होता है। कहानी नॉवल मान लीजिए, उसमें यहाँ तो कहानी को बिल्कुल उसी रूप में कहानी के रूप में पेश किया जाता है, कुछ अदला बदल नहीं की जाती। जो नरेशन है उसको नरेशन के रूप में, जो डायलॉग है उसको डायलॉग के रूप में, कुछ नरेशन जो डायलॉग के रूप में बदल सकती है, कन्वर्ट हो सकती है, तो डायलॉग के रूप में कन्वर्ट करके उसको किया जाता है। इसका एक तरीका है, इसमें कोई छूट देने की या ना देने की बात ही नहीं है। दूसरा तरीका है कि जैसी कहानी लिखी हुई है उसको वैसे का वैसा एडेप्ट कर दो, लिख लो, पूरे का पूरा पहले लिख लो कि सारे ही नरेशन नहीं होनी है, डायलॉग फॉर्म में होनी है, या नरेशन होनी तो बहुत कम होनी है, उसमें भी छूट की कोई गुंजाइश नहीं है। मतलब छूट देना या न देना को मतलब नहीं उसका। ये सवाल तब अहम हो जाता है जब किसी नॉवल को आप अडॉप्ट करें, कि पूरे का पूरा नॉवल शायद स्टेज पे लाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए उसको क्या रखना है और क्या नहीं रखना है, क्या रखने से नाटक का कुछ नुकसान, नॉवल का कुछ नुकसान नहीं होगा, नाटक को फायदा होगा, ये इसके भी 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि पहले से ये कोई आदमी इसको लिख देता है, अडैप्ट कर देता है। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए तो गोदान है, जैसे पूरी के नाम से प्रतिभा जी ने उसको अडैप्ट किया और बहुत से अंश छोड़ दिए उसमें से, और जो रखना था वो रख लिया। हमने अभी पिछले दिनों रात का रिपोर्टर किया निर्मल वर्मा का, हमने इसको लिखा नहीं पहले, नाटक की स्क्रिप्ट जो लिखी गई वो नाटक होने के बाद लिखी गई। वो ऐसे हुआ, उसमें काफी मेहनत करनी पड़ी और काफी दिल लगे। नॉर्मली हम महीना 1.5 महीने में रिहर्सल करते हैं, उसकी रिहर्सल शायद कुछ कुछ छोड़ के 3 महीने तक होती रही। उसका कारण यही था कि वो स्क्रिप्ट नहीं थी, सिर्फ नॉवल थे, सब अक्षरों के हाथ में नॉवल था, रात का रिपोर्टर। तो करते ये थे कि एक पूरा चैप्टर पढ़ा हमने, एक बार पढ़ा बैठ के, फिर एक्टरों के साथ पढ़ा खड़े होके, फिर 3 बार पढ़ा, फिर उसको डिस्कस किया, और सब इन्वॉल्व थे, जितने भी लोग टीम से जुड़े हुए थे वो सब इन्वॉल्व थे उसमें, मेरे समेत। और फिर ये तय करते थे कि ये रखना जरूरी है या नहीं। ये तय हो गया कि रखना जरूरी है तो रख लिया गया, और ये हुआ कि ये रखना जरूरी नहीं है तो उसको हटा दिया गया। ये प्रोसेस चलता रहा काफी देर तक। और जो रखना जरूरी है उसको किस फॉर्म में पेश करना है, फिर वो मोस्टली मैं तय करता था, लेकिन उनमें सजेशन सब एक्टरों के और बाकी लोगों की भी होती थी। तो ये हमने नाटक ऐसे किया, उसके बाद में लिखा। निर्मल जी ने देखा, उनको कोई आपत्ति नहीं हुई, उनको अच्छा ही लगा। तो ये मेरा ख्याल है डिपेंड करता है कौन नॉवल है लिखने वाला है, कौन निर्देशन है करने वाला है, उनकी आपस में क्या समझौता है या अंडरस्टैंडिंग है, उस पर निर्भर करेगा। कुछ नॉवलिस्ट शायद आपको कहेंगे कि आप तो एक शब्द भी बदल नहीं सकते, तो शायद निर्देशक क्या कहते हो नहीं बदलते, तो हम करते ही नहीं है, कि आप कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह कई परमुटेशन कॉम्बिनेशन इसमें हो सकते हैं। तो इसमें कोई एक धारणा नहीं बना सकते आप, छूट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, छूट देनी चाहिए तो कितनी देनी चाहिए या बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। ये नॉवल पे डिपेंड करेगा, निर्देशक पे डिपेंड करेगा, और कहानीकार या नॉवलिस्ट पे डिपेंड करेगा। आपके निर्देशन के आरंभिक वर्षों में आपने अनेक श्रेष्ठ विदेशी नाटकों के रूपांतर किया होगा जी हाँ सब किया। बाद में ये सिर्फ एक संयोग रहा या एक दृष्टि विशेष रही या जिद रही
क्या आपने भारतीय नाटक उनके अनुवाद हिंदी के भी किए, लेकिन दूसरी भाषाओं के चयनित नाटकों को आपने किया, उसके पीछे आपकी दृष्टि या कोई कारण विशेष? जीपा नंबर जिसमें नेमी जी के साथ मेरा इंटरव्यू है, ये सवाल वहाँ भी उठा था और वहाँ मैंने उसका लंबा चौड़ा जवाब भी दिया था। एक छोटा सा जवाब मैं यहाँ दे देता हूँ आपको, वो इसमें भी छपा हुआ है, इसमें भी छपा, हाँ यहाँ है और रखा है। ये बल्कि जब अभियान की स्थापना हुई तो ये निर्णय किया गया पॉलिसी के रूप में कि अभियान सिर्फ मौलिक हिंदुस्तानी नाटक करेगा। मुझे अंग्रेजी से कोई तकलीफ नहीं है, अंग्रेजी पढ़ा के मैंने सारी जोर रोटी खाई है। नाटक हिंदी में किए तो क्या होगा, अगर दूसरे लोग अंग्रेजी के नाटक करें या किसी और विदेशी भाषा करें, मुझे उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। इसमें दो कारण मुख्य थे। एक कारण तो ये था कि विदेशी नाटक इतनी आसानी से मिल जाते हैं कि आपको खोजने ही नहीं पड़ता। जो भी सुना वही ब्रॉडवे भी हो गया, वेस्ट एंड भी हो गया, यहाँ हो गया, तो चलो उसको हम कर देते हैं, ऑलरेडी सिद्ध है और हो जाएगा नाटक। तो बहुत आसान सी बात थी। तो हमने कहा ये आसान सा रास्ता छोड़ देना चाहिए, जरा कुछ मुश्किल रास्ता अपनाया जाए। उसके कारण था क्यों अपनाया जाए, वो दूसरी कारण में आएगा। तो ये पॉलिसी तय की गई कि करेगी। अच्छा, दूसरा, जब खोज करनी शुरू की, मुश्किल थी बहुत। ये नहीं यकीन था कि हर साल हमको 1 या 2 नाटक मिलते जाएंगे इस तरह के, लेकिन पिछले पहले 20-25 साल मिलते गए और हम 2-3 कभी 3 नाटक भी हो गए, हिंदी का भी हुआ, बाकी विदेशी भाषा भी हुई। उसका लाभ देखिए भार्गव जी आप, ये काम सबसे पहले अभियान ने ही शुरू किया एज ए पॉलिसी। उसके बाद जाहिर है कि और ग्रुप्स ने भी किए, विदेशी भाषाओं ने नाटक, एनएसटी ने भी किए, देशांतर ने भी किए, और लोगों ने भी किए। लेकिन उसका लाभ ये देखिए कि अब आप गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे पास ये 60-70 नाटकों का खजाना है जो सर्वश्रेष्ठ नाटक है और भारतीय नाटक। ये कैसे संभव हुआ? ये संभव हुआ इस पॉलिसी से और बाकी लोगों के सहयोग से। ये अगर ना होता तो ये नाटक कभी सामने नहीं आते। किसी ना किसी को ये काम करना था, वो काम हमने शुरू किया और लोगों ने उसके साथ दिया। थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा इसमें। मिलती कहाँ है? ये लीजिए। संगीत नाटक में भी ऐसी कॉपियां वो मुफ्त में मिलती हैं। संगीत नाटक में अगर लेना चाहे तो मुफ्त में मिलेगी। 50वां मैंने देखा है, 50वां नटरंग का। नहीं, ये 50वां नटरंग नहीं है, ये संगीत नाटक वाला है। ये संगीत नाटक में बहुत आसानी से मिल जाती है। जिसको बहुत मुश्किल हो मुझसे मांगे, मैं दे दूंगा। मेरे पास 10-15 कॉपीज पड़ी हैं। हम लोग मंगा लेंगे कल अगर राकेश के बारे में कहा जाता है कि उनके नाटक आषाढ़ के एक दिन से हिंदी में रंगमंची क्रांति उपस्थित हुई। आपने भी सर उनके सारे नाटकों को किया है, तो सर उनके नाटकों को करते हुए कुछ खास अनुभव या उनसे अगर जो जुड़ने का मौका मिला आपको, अगर 67 से 72 तक, मेरे ख्याल से 5 साल तो रहे ही वो, तो ऐसा कोई अनुभव हो सर जो आपको लगता है कुछ जिसे दृष्टि मिल सकती है, तो उसको सर शेयर करेंगे। कि भारत में मैं ही एक निर्देशक हूँ जिसने मोहन राकेश के सारे 4 नाटक किए, 3.5 या 4 नाटक किए, और किसी निर्देशक ने पूरे नाटक उनके नहीं किए। मैं एक ऐसा निर्देशक हूँ जो 4 नाटक डिफरेंट ग्रुप्स के साथ किए हैं। अभियान के साथ एक भी नाटक नहीं किया। इसका कोई कारण? नहीं, कोई कारण सुनिए। और सारे नाटक मोहन राकेश के देहांत के बाद किए हैं। इसका कारण ये है कि जब तक वो थे तब तक एक नाटक का प्रॉमिस तो था मेरे साथ उनका, तो नाटक नेक्स्ट नाटक तुम्हारा है। और नेक्स्ट नाटक कौन सा होता है ये मालूम नहीं। जरूरी नहीं कि पैर तले की जमीन होता, क्योंकि पैर तले की जमीन शुरू हुआ 10-12 साल पहले इससे।
और अंत तक वो खत्म नहीं हुआ, खत्म मरने तक भी खत्म नहीं हुआ। बाद में कमलेश्वर ने उसको किया, जो बिल्कुल खराब कर दिया। 2 अलग अलग नाटक हो गए। वो नाटक मुझे मतलब मिलना था, जो नहीं मिला क्योंकि उनका ध्यान हो गया। तो उसके बाद फिर ऐसे कुछ सिचुएशंस आती गई, जैसे पहला नाटक मैंने जो उनका किया लहरों के राजहंस, वो देशांतर के साथ किया। इसलिए देशांतर वालों ने कहा कि हम मोहन राकेश का फेस्टिवल कर रहे हैं, उनकी पहली एनिवर्सरी पे शायद कर रहे थे, तो एक नाटक उसमें से आप कर लीजिए। मैंने कहा बताइए कौन सा करना है। तो उन्होंने पहले तय कर रखा था कौन सा करना है, ये मालूम में क्यों मुझे पूछा गया कि एक नाटक आप कर लीजिए। सीधा ये नहीं कहा कि आप लहरों के राजहंस कर लीजिए। उसमें मैंने लहरों के राजहंस किया। फिर दूसरा नाटक जो उनका आधे अधूरे, वो कलकत्ते की संस्था संगीत कला मंदिर, उन्होंने कहा आप हमारे लिए कीजिए। तैयार हमने दिल्ली में किया, हुआ वहां पर एक ही शो हुआ सिर्फ, उसके बाद वो नाटक हुआ ही नहीं। अच्छा, उसमें भी एक अच्छा किस्सा ये है, मैंने जिद में आके ये देखने के लिए, इतना आग्रह है लोगों का राकेश जी का कि उसमें एक रोल जो है, सारे रोल जो है एक ही आदमी करे, मैंने कहा सब करेंगे, देखिए क्या होता है। हालांकि मैं खुद कन्विंस्ड हूं कि एक ही आदमी करे, ये यकीन है मुझे, पक्का है, करने से पहले भी और करने के बाद भी, लेकिन सिर्फ देखने के लिए, ये देखने क्या होता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है करने से। तो वो किया। उसमें स्टार कास्ट थी, वैसे कमाल की कास्ट थी। ओमपुरी जुनेजा थे उसमें, M.K. रायना सिंघानिया थे, यहाँ पे राजेंद्र गुप्ता, क्या पहले आपके हस्बैंड का क्या नाम है, महेंद्र नाथ थे, दीपक केजरीवाल, अशोक थे, सुधा चोपड़ा थी, सावित्री, और किन्नी छोटी बेटी का पाठ हमारी बेटी ने किया था, मोना। तो 12 वो नाटक हुआ इन लोगों के साथ, हर एक पात्र अलग अलग एक्टर ने किया, और एक ही शो हुआ वहां पर, और शो के बाद लगा नहीं, ठीक नहीं हुआ, बंद कर दिया गया। उसको सोचा ही नहीं कि उसको इस तरह से करना है, तो इसलिए शो बंद हो गया। फिर जब श्री रामचंद्र में हम गए, तो एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हिंदी की हुई थी यहाँ पर, विश्व कब हुआ था, 80 81 समझे। आग्रह उनका आया वहां से, मिनिस्ट्री की तरफ से, आप एक मोहन राकेश का नाटक कीजिए। तो मैंने कहा एक ही नाटक बचा है, लहरों के राजहंस कर चुका हूँ, आधे दूरे भी कर चुका हूँ, आधे दूरे को फिर सीधे तरीके से करने की इच्छा नहीं। तो मैंने कहा अषाढ़ का दिन, आई प्रेफर अषाढ़ का एक दिन आधे दूरे प्ले। तो वो अषाढ़ के दिन वहां हो गया। अच्छा सॉरी, अभियान के साथ एक किया आखिरी नाटक पैर तले की जिंदगी, वो भी एक मजबूरी में किया, वो करना नहीं चाहता था, सच्ची बात, बिल्कुल मजबूरी में किया। नाटक पढ़ने के बाद बिल्कुल इच्छा नहीं थी कुछ नाटक को मैं करूं, बहुत सेंटिमेंटल रीजन था। इनकी डेथ एनिवर्सरी थी 3 दिसंबर राकेश जी की। 2 महीने पहले अनीता जी आई और कोई नहीं कर रहा, तुम कर दो इसको। तो मैंने कहा ठीक कर दे, अच्छा नाटक नहीं है, खराब हुआ, इनको दे है ही अच्छा नाटक, तो अच्छा कैसे होगा। तो बार इसलिए ये नाटक इस तरह से बट के हुए। तो और ऐसा कोई संस्मरण नहीं है मेरे पास राकेश का नाटकों की जुड़ा हुआ। हालांकि नाटक वो देखते रहे बराबर मेरे, और बराबर बैठ के भी होती रही, लेकिन ऐसी बात को मैं आपको बताऊं जो बहुत महत्वपूर्ण हो, तो वो अभी ज़हन में आ नहीं रही, आएगी तो बता दूंगा। कोई ऐसा नाटक जिसको न करने का और प्रायश्चित के नाते वो कभी आपकी अगली योजना में शामिल हो जाए, ऐसा कोई ऐसा नाटक जो मैं कर नहीं पाया,
और जिसकी इच्छा रही हो आपको करने। हाँ हाँ जरूर जरूर, कई सखाराम बाइंडर। सुनिए 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 कैसे कैसे हुआ। अच्छा, इन नाटकों को, तेंदुलकर के नाटकों को हम तक पहुंचाने में वो शायद भूल गए हों, लेकिन मैं नहीं भूलता, सत्यदेव दुबे, उन्होंने ही हमको सबसे पहले पंची की स्क्रिप्ट दिया और फिर कहा कि तेंदुलकर ने एक बहुत बड़ा अच्छा नाटक लिखा है सखाराम बाइंडर, वो तुम करो। मैंने ठीक है, 2 स्क्रिप्ट दो। कुछ दिनों के बाद पता लगा कि वो नाटक ऑलरेडी तेंदुलकर ने कमिट कर दिया सही पैलेंज पे के लिए, लेकिन एक दूसरा नाटक तैयार हो गया है घासीराम कोतवाल, वो तुमको देगी। तो वो मेरे पास आ गया, तो बल्कि मैंने देखा ये तो और अच्छा है, लेकिन ये मन में था कभी कि सखाराम बाइंडर कभी करना हो तो जरूर करूंगा। तो फिर पहला प्रोडक्शन इसका मैंने किया श्री राम सेंटर की रेपर्टरी के साथ, और फिर दूसरा प्रोडक्शन किया अभियान के साथ 2000 में, जो अब तक चल रहा है, जिसका एक शो अगर आप देखना चाहें तो 30 मार्च को श्री राम सेंटर में होगा। साहित्य कला परिषद की तरफ से एक कालिदास समारोह हो रहा है, उसमें ये नाटक होगा। बंद हो गया क्या? चलिए, एक चीज पूछना चाह रही थी कि ये जो भी नाटक आपने दूसरी भारतीय भाषाओं के चुने, तो इनके प्रदर्शन पहले हो चुके थे या कि आपने पहली बार आपने ही किए उनके हिंदी में, मतलब उन भाषाओं में हो चुके थे? मोस्टली हो चुके थे, बहुत से नाटकों के हो चुके थे, लेकिन कुछ नाटक हैं जिनके हुए नहीं थे और शायद अभी तक नहीं हुए हैं, ये भी कह रहा हूँ। जो मैं याद आ रहा है आपको बता रहा हूँ। पगला घोड़ा का प्रदर्शन अभियान में पहले किया, बंगला में बात जब चलने, हिंदी में पहली बार हुआ। अली बाबा मोहन चट्टोपाध्याय का नाटक हिंदी में पहले हुआ, बंगला में बात हुआ। अंजी तेंदुलकर का नाटक हिंदी में पहले हुआ, मराठी में शायद हुआ ही नहीं, शायद अभी तक मेरे नॉलेज में हुआ ही नहीं। तो ये दोनों तरह से है, हम ये इंतजार नहीं करते कि हो जाए तब करें, ये हमको तो जो ही कुछ स्क्रिप्ट मिल जाता था या किस स्क्रिप्ट बारे में जानकारी हासिल हो जाती थी, मालूम आता। इसके कई तरीके हैं ना, एक तो आप कान और आंख दोनों खुले रखें और देखते रहें कि क्या कहाँ हो रहा है, और आपके सूत्र जो है जहाँ जहाँ हैं उनसे खबरें लेते रहे कि क्या आपके यहाँ क्या हुआ, कि कौन सा नाटक हुआ। इस तरह से कितनी कुल मिला के काफ़ी खबरें मिलने के बाद जब पता लगा हाँ ये नाटक इसकी खोज करनी चाहिए, फिर उस नाटक की खोज करते हैं। ट्रांसलेट हो चुका था, ट्रांसलेशन मंगवाते हैं, ट्रांसलेट नहीं हुआ है चलो ओरिजिनल दो, तो ओरिजिनल फिर यहाँ ढूंढते हैं। बंगला में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी कि साधना जी है, ये तो पढ़ लेती है और बता देती भाई ऐसा नाटक है, वो समझ में आ जाता था। मराठी में दिक्कत होती थी, लेकिन गोविंद देशपांडे भी यहाँ थे तो उनसे भी काफ़ी मदद मिलती थी। इसी तरह से और गिरीश के नाटकों में प्रॉब्लम होती ही नहीं है हमेशा, वो अंग्रेजी में भी साथ ही कर देते हैं, ये भी नहीं मालूम पहले अंग्रेजी में लिखते हैं कन्नड़ में लिखते हैं, कैसे है पहले कन्नड़ में लिखते हैं अंग्रेजी में बाद में लिखते हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली दोनों मिल जाते हैं। तो इस तरह के मिला जुल के, लेकिन ये खोज काफ़ी, अब खोज के बावजूद नाटक कम हो रहे हैं, कम हो गए हर भाषा में, मराठी में भी बंगला में भी। अच्छा, ये एक चीज इसी से जुड़ी कि जो नाटक आपने चुने उनके अगर पहले प्रदर्शन हुए हैं तो उनमें से कुछ आपने पहले देखे थे करने के पहले? लगभग नहीं, क्योंकि मैं सारे नाटकों पर याद नहीं कर सकता, लेकिन आमतौर पे नहीं देखे, क्योंकि नाटक हुए बम्बई में या कलकत्ते में या बेंगलोर में और मैं यहाँ, तो कभी कभी मौका बाद में देखने का मौका जरूर मिला। जैसे घासीराम कोतवाल मैंने नहीं देखा, हो गया यह नाटक मेरा 73 में हुआ, और उसको नाटक को मैंने जाके देखा 77 में, वो भी बम्बई में नहीं कोचीन में, वहाँ संगीत नाटक अकेडमी का फेस्टिवल हुआ था 77 के आसपास, और फिर उस नाटक को यहाँ बुलाया दिल्ली में, श्री राम सेंटर के थिएटर फेस्टिवल का जिन्होंने जिक्र किया उसमें।
वैसे उस फेस्टिवल की बहुत बड़ी देन है। एक देन तो उन्होंने बता दी, उसमें बहुत बड़े 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 नाम जो आज हैं वो उस फेस्टिवल में डिस्कवर किए गए। एक नाम तो उन्होंने बताया, कमलम नारायण पानीकर, रतन कुमार थियम, कन्हैयालाल सिंह, एक दो और भी होंगे ऐसे, लेकिन 5-6 लोग जो हैं वो उन फेस्टिवल्स में ही डिस्कवर किए गए। देवाशीष मजुमदार, जिसके मनोज मित्रा, तो ये सब नाटककार जो हैं ये उन्हीं फेस्टिवल जो 5-6 साल चले, उन्हीं फेस्टिवल्स की देन। अच्छा, उस फेस्टिवल में एक जो शर्त थी जिसमें हमेशा जिद करता हूं, ओरिजिनल प्ले होना चाहिए। जिस भाषा में होगा उसका ओरिजिनल प्ले होना चाहिए, ट्रांसलेशन भी नहीं होनी चाहिए हिंदी भाषा से, मतलब इंडियन लैंग्वेज से। विदेशी भाषा तो होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल ओरिजिनल प्ले होना चाहिए। ये सख्ती थी। और एक और सख्त शर्त थी कि दिल्ली में वो अभी तक नहीं दिखाया गया। तो इससे क्वालिटी और मजबूत होती गई, चॉइस चाहे कम होती गई लेकिन चॉइस बहुत सख्त होती गई। तो उसमें से जो छन के निकलता था फिर वही नाटक यहाँ आता था। तो उसकी वजह से एक बहुत क्वालिटेटिवली बहुत बड़ा फेस्टिवल नहीं था, मतलब मेला नहीं था जैसे होता है NSD का फेस्टिवल। वो मेला ज़्यादा होता है, फेस्टिवल कम होता है। वो सिर्फ 14 दिन का फेस्टिवल होता था और उसमें कुछ नाटकों के 2 शोज होते थे 2 दिन, और कुछ नाटकों का 1 शो होता। उसकी भी एक पॉलिसी थी, जैसे मानो कि हमको मालूम है कि किस लैंग्वेज की ऑडियंस काफ़ी है, जैसे बंगला और मराठी, इन नाटकों के 2-2 शोज करते थे। किन भाषाओं की लैंग्वेज की ऑडियंस बहुत कम है, मलयालम, तमिल, इस तरह के नाटकों का 1-1 शो होता। इस तरह से 14 दिनों में 10 नाटक या 11 नाटक होते। दिल्ली के नाटक के बारे में ये शर्त थी कि वो इससे पहले देखा नहीं गया, तो वो एक गैम्बल होता था हमेशा। गैम्बल इसलिए क्यों देखा नहीं गया है, सुना भी नहीं गया है, कोई रिकमेंडेशन भी नहीं है, तो यू हैव टू गैम्बल एज फार एज दिल्ली प्ले इज कंसर्न्ड। सो वी picked up somebody, or somebody came to us, he wants to do this play, तो वो कीजिए, ठीक है, देखा जाए। तो उसमें भी बहुत नुकसान नहीं रहा, अच्छी नाटक हुई उसमें। नाटकों में जी सेट डिजाइन, जी कुछ नाटकों की तो मुझे अभी भी स्मृति है, ताज़ा है, कि उसके सेट डिजाइन ने एक ऐसा प्रभाव पैदा किया। खासतौर से गिनी पे याद आता है, वो पॉलिथीन का कर्टन, कर्टन, बहुत से कर्टन, हाँ, वो मतलब इस डिजाइनर का आइडिया था या किस प्रक्रिया में, रिहर्सल के दौरान किस तरह से, या आपके नाटकों के सेट डिजाइन में आपका और डिजाइनर का वो जो परस्पर संवाद या वार्तालाप है? पहले एक ये बात, भार्गव जी के ऑफिशियल सेट डिजाइनर थे और वो कुछ ना कुछ करते थे तो उस सेट को, वो भी बहुत सिंपल, जितना सिंपल हो सके वो कहते थे, करते थे। गिनी पिग का सेट भी उन्हीं का था और वो जो पॉलीथीन का आइडिया था वो भी उन्हीं का था, मेरा नहीं था। उन्हीं ने कहा कि इस तरह से करने से एक ड्रीम लाइक क्वालिटी आएगी, तो इसलिए बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा लगा भी। लेकिन आप देखेंगे कि उसके बाद पहले भी बहुत सिंपल होते थे, अब और सिंपल होते जा रहे हैं और लास्ट में तो कुछ था ही नहीं। प्रेमचंद की जो कहानियां ही हमने की उसमें कोई सेट नहीं था, कोई कुर्सी भी नहीं थी, मतलब बैठने की जगह भी नहीं थी, सिर्फ स्टेज था। तो मिनिमलिस्ट जिसे कहते हैं ना, कीर्ति, ये भी तुम्हारा एक और जवाब दे रहा हूँ तुम्हारे सवाल का, एक ये भी प्रोग्रेस है टुवर्ड्स द मिनिमलिस्ट थिएटर। पहले सेट भी होता था, ये भी होता था, और टाम जाम का भी कोशिश करते थे विद इन मीन्स ऑफ कोर्स, बट वो आहिस्ता now I reached a stage where you can definitely use the word minimalist. जितना मिनिमम हो सके उससे काम करो। आपको लगता है कि ऐसे मिनिमम करने से प्रभाव पर नाटक के अर्थ पर या अर्थों पर मुझे नहीं लगता, असर पड़ता है? नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। नहीं पड़ता। मतलब
मतलब जो अलग लेयरिंग होती है, अलग अलग माध्यम जो बनाते आने हैं। पर वो हम ये तो ख्याल रखते ही है ना कि क्या बहुत जरूरी है रखना। ये मत मानो कि हर प्ले में सेट नहीं होता है, सेट होता है बहुत मिनिमल, जितना फंक्शनल होता है कि वो जरूर होगा, और अगर और कोई बहुत जरूरी चीज है वो भी होगी, लेकिन जितना कम से कम हो सकता है वो कम। रॉबिन दास का सेट नहीं हो सकता मेरे से, मतलब टू गिव यू एन एग्जांपल, वो अच्छे सेट दे रहे बहुत है, लेकिन उनका सेट मेरे नाटक में कभी नहीं हो सकता। दूसरी एक सीन पे वो चले जाएगी। एक सवाल कि किसी अभिनेता के संग काम करने में जो आपको चैलेंजिंग लगा हो या एक्साइटिंग लगा हो, या लगा हो कि कुछ एक नहीं कई है, लेकिन दो एग्जांपल्स। शुरू के दिनों में तो टीपी जैन था, जिसके साथ काम करने में बहुत आनंद आ रहा था, बहुत सेंसिटिव और बहुत इंटेंस एक्टर था वो। और उसके बाद जहीर, जो जिसने मतलब कितने बरस हमारे साथ सन 78 से लेके और 2003 तक शोज किए। तो सुभाष गुप्ता भी फॉर सम प्लेस, फॉर नॉट ऑल प्लेस, सुधा चोपड़ा, सुषमा सेठ, कई हैं ऐसे, मतलब अब सारे नाम तो नहीं, लेकिन ये तो है। नाम इतना नहीं, नेचर ऑफ द एनकाउंटर। नहीं, जैसे जहीर ही है, मान लो कि उसको बहुत कम बताना पड़ता था कि ऐसे करो, और वो एक यूं उसको पकड़ लेता था। और इसका एक उदाहरण देता हूं, वो बिल्कुल स्पष्ट कर देगा बात को। स्वप्न संतति देखा था क्या? उसकी एक लास्ट स्पीच है बाप की, और जो लास्ट स्पीच रिहर्स कर रहे थे, काफी दिन तक रिहर्स करते रहे, तो वो स्पीच जब देता था तो ऐसे लगता था जैसे लेक्चर बनता जा रहा है कुछ। तो मैंने कहा क्या इसको करूं, जो इसको समझाऊं कैसे मैं। सिर्फ 2 शब्द बोले मैंने उसके। मैंने कहा तुमको ये ऑडियंस को नहीं देनी स्पीच, ये अपने आप को देनी। सारा बदल गया, दूसरे दिन बदल गया, और अंत तक फिर वही रहा। इस तरह का जो एक्टर होता है, जो इस तरह पकड़ता है बात को, आपकी बात को, वो जाहिर है कि वो स्टिमुलेटिंग एक्टर और चैलेंजिंग एक्टर होता है। और उसके लिए आपको खास सोचना भी पड़ता है कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना, और उसको परखा भी बहुत आसानी से। वो अच्छा, एक ये अशोक भी इसमें आ जाएंगे इस कहानी में। ये जो धारणा है कि हमने सिर्फ मौलिक हिंदी के मौलिक हिंदी इंडियन भारतीय नाटक किए हैं, इसमें एक एक्सेप्शन है, लिसिस्ट्रेटा, ग्रीक प्लेस, उसमें अशोक का हाथ है। मतलब इन्होंने कहा, ये एक फेस्टिवल कर रहे थे क्लासिक्स का भोपाल में, क्लासिक वर्ल्ड क्लासिक्स का। तो इन्होंने हमको कहा तुम नाटक करो, तो इन्होंने 1-2-3 चॉइसेस दी हमको। तो हमने करना है तो क्लासिक से क्लासिक करना चाहिए। अब ये क्लासिक क्या करनी है, तो हमने कहा ग्रीक क्लासिक करेंगे। अब ग्रीक क्लासिक में क्या करेंगे ये बाद में बताएंगे। फिर सोचा कि ग्रीक क्लासिक में कौन से नाटक नहीं हुए, वो इनकी लिस्ट बनाइए। देखा कई है नहीं हुए। फिर देखा सीरियस में सारे हुए हैं, कॉमेडी कोई नहीं हुई है। तो फिर कॉमेडीज देख ली, तो 2-3 कॉमेडीज पढ़ी, तो हमने कहा लिसिस्ट्रेटा करेंगे, बहुत रेलेवेंट है। यानी महात्मा गांधी का काम तो वहां से भी होता है। स्ट्राइक का काम जो एक्चुअली फर्स्ट स्ट्राइक है वो तो वहां हुई थी, तो नाटक में हुई थी, वैसे हुई थी या नहीं हुई थी, लेकिन फर्स्ट स्ट्राइक विमेन who struck absolutely nothing doing with the husbands unless you come back from the war, stop the war. To stop the war, women went on a strike. तो वो ये एक एक्सेप्शन है इसके हमारे पूरे अभियान के नाटकों में, जो एक वो भी एक खास स्थिति में एक खास वजह से की गई। ये भी दिस इज स्टेट, लेकिन उसको शोज भी किया हमने फिर बहुत। अच्छा हाँ, बात शुरू की दूसरी हुई थी, दहेज की हुई थी ना। तो हम लोग लिसिस्ट्रेटा कर रहे थे, तो उसमें बहुत लोग चाहिए थे, हमारे पास इतने लोग थे नहीं। तो
कभी कभी जब ऐसा मौका आता है तो हम लोग फिर एक छोटा सा श्री राम सेंटर में नोटिस लगा देते थे। उन दिनों जब मैं श्री राम सेंटर में था नोटिस लगा सकता था, पता लगा सकता हूँ। तो उसमें हमने कहा कि एक दिन ऑडिशन होगा और जो लोग आना चाहते हैं वो आए, तैयार करके आए अपने। और उसमें काफ़ी लोग आए, मतलब कोई 10-15 लड़के और 8-9 लड़कियां आई। उसमें से पहली बार ज़हीर उसमें आया। ज़हीर ने उससे पहले दिल्ली में कोई नाटक नहीं किया था। गाजियाबाद में एक बहुत घटिया के डायरेक्टर के साथ हम नाटक करते थे, वहाँ गाजियाबाद में रहते थे। तो उन्होंने जो ऑडिशन दिया, एक अचानक मुझे लगा कि ये एक्टर है, इस एक्टर को पकड़ लो, जाने मत दो इसको। तो उसने दिस इज डेटा में पहली बार एक छोटा सा रोल किया, कॉमिक रोल किया, जनरल का रोल, और बहुत अच्छा किया। इतना मुझे भरोसा हो गया, आप यकीन मानिए, उध्वस्त धर्मशाला जब हुआ तो उसमें ओमपुरी था, पहली प्रोडक्शन जो हुई तो उसमें ओमपुरी था। ओमपुरी उसके बाद चले गए बॉम्बे, तो प्रोडक्शन एक तरीके से बंद हो गई। लेकिन फिर हमको वो किसी खास मौके पर करने के लिए इनवाइट किया गया। तो नाटक मुझे बहुत पसंद है वो, तो मैंने कहा करेंगे। तो सब लोगों ने कहा रोल कौन करेगा, तो मैंने कहा रोल ज़हीर करेगा। ठीक है, तो आपने एक छोटे से नाटक में उसको देखा है, छोटे से रोल में, और आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि वो रोल कर लेगा। मैंने कहा कर लेगा। तो इतना विश्वास हो गया एक ही उसके छोटी सी परफॉर्मेंस से कि ये एक्टर जो है ये किस कैलेबर का है। और वो उसने किया, और फिर अंत तक, जब तक तो अभी उसके शोज होते रहे। वो एक नाटक है जिसकी मैंने 4 प्रोडक्शंस की, मतलब 4 बार उसको किया, जिसमें पूरी पहला बदला ज़हीर सब में रहा, फिर 3 बाकी में, और लड़कियां हर एक में बदली। दो लड़कियां हैं, वो हर प्रोडक्शन में अलग अलग है, लेकिन 4 बार हुआ वो नाटक, और वो भी हर किसी खास मौके पे हुआ। पहली बार खुद किया, दूसरी बार संगीत दादा अकादमी का जो अवार्ड मिला मुझे, तो संगीत दादा अकादमी के फेस्टिवल में किया। फिर एक बार ज़हीर को अवार्ड मिला किसी साहित्य कला परिषद का, तो उनके फंक्शन में किया। इस तरह से एक और किसी और को अवार्ड मिला, तो फिर वही नाटक किया। वो अवार्ड नाटक माना जाता है हमारा। ये जब एक ही नाटक को जब आप अलग अलग बार करते हैं तो उसमें किस तरह के किस तरह का बदलाव आप उसमें किसी तरह का बदलाव होता है या नहीं, बदलाव मेरी तरफ से नहीं होता है, लेकिन जाहिर है कि जब नया एक्टर आता है तो वो कुछ बदलता जरूर है। उसके बदलने से कुछ और बदल जाता है साथ में। कॉन्शियसली मैं कुछ नहीं बदलता उसमें, लेकिन जब वो एक्टर बदलता है और वो मुझे पसंद होता है कि हाँ ये बदला इसलिए ठीक है, तो वो बदलाव रख लिया जाता है। लेकिन वो सब माइनर होता है, मेजर कुछ बदलाव नहीं होता। अब आखिरी सवाल सिद्धू साहब, ट्रेटा की ही बात हो रही है जी, थोड़ा सा कंपैरिजन भी हो जाए जी। आपके ही टेक्स्ट थे, आपने ही ट्रांसलेट की थी जी, तो आप कुछ ज्यादा कॉमेडी नहीं निकाल पाए। दिल्ली में नहीं, भोपाल का मुझे पता नहीं, तो फसाद हो गया है फसाद हो गया। अच्छा, नहीं, यहाँ बहुत से लोगों ने कहा कि लाइसेंस ट्रेटा बहुत सुना हुआ था, सेक्स स्ट्राइक थी, और सिंपल हिंदी ट्रांसलेशन जब आप कर रहे थे तब भी बातचीत हुई थी, मुझे पता था। जब त्रिपुरारी ने किया LSR के साथ में, आप वहाँ ऑडियंस में बैठे थे, मैं भी था, क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट आए हुए थे। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक टेक्स्ट है, और मैंने अपनी क्लास के साथ कुछ ड्रामे किए थे, बडिया किया या ये हाफ हाउस किया। तो वो स्टूडेंट आए और मुझे कहा कि भाई आप वहाँ जरूर पहुँचिए, आपके लिए टिकट ले लिए, और आप थे वहाँ। त्रिपुरारी डिड ए वंडरफुल जॉब ऑफ लाइसेंस ट्रेटा, टेक्स्ट ड्राफ्ट की थी जो आप नहीं कर पाए थे। हाउ डिड त्रिपुरारी सक्सीड विद द सेम स्क्रिप्ट? हिस्ट्री कंपैरिजन। ये सवाल जो है इसका जवाब तो आपको देना नहीं, आप ऑडियंस में थे, आपने दोनों नहीं, आपके साथ बात भी हुई थी, मैं समझता हूँ आप क्या सोचते थे। नहीं, मैं कह रहा हूँ इस सवाल का जवाब तो तुमको देना चाहिए, खुद देना चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ। मान लिया ऐसा हुआ, लेकिन क्यों हुआ? ऑडियंस में थे, मैं तो अपने प्ले में ऑडियंस में उस तरह से नहीं था,
एज ऑब्जेक्टिव ऑडियंस नहीं था, एज डायरेक्टर था जरूर, लेकिन उसमें था मैं, अच्छा लगा मुझे वो भी। लेकिन ये तुम बताओ कि क्यों नहीं हूँ, मैं क्यों बताऊँ? मित्रों, इसके साथ ही आज शाम का हमारा श्री राजेंद्र नाथ के साथ रंग संवाद अब संपन्न होता है।